इकोनॉमी, राष्ट्रीय आय, निर्धनता, बेरोजगारी, कृषि, उद्योग क्षेत्र, परिवहन, राजकोषीय व्यवस्था, मुद्रा बैंकिंग, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, आयोजन और पंचवर्षीय योजना, जनसंख्या और नगरीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो राष्ट्रीय है शुरू स्टार्टिंग चैप्टर। तो राष्ट्रीय में पहला है व्हाट जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब पूरा सकल घरेलू उत्पाद। किसी देश की घरेलू सीमा यानी किसी देश की बाउंड्री लाइन के अंदर एक साल में एक वित्तीय वर्ष, जिसका टाइम पीरियड है 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं, क्या है अंतिम वस्तु, प्रारंभिक वस्तु नहीं, अंतिम वस्तु और सेवाओं के जो मूल्य होता है बाजार कीमत पर, वही मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी देश की सकल घरेलू सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार की कीमत पर कुल मौद्रिक जो उसका मूल्य होता है वही सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद, या इसको निवल घरेलू उत्पाद कहते हैं। एनडीपी जो होता है, जब जीडीपी निकाल लेते हैं तो जीडीपी में से मूल्य ह्रास को घटा देने पे, जीडीपी में से मूल्य ह्रास को घटा देने पे, डिप्रिसिएशन को घटा देने पे जो प्राप्त होता है वही कहलाता है एनडीपी। जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल वो डोमेस्टिक था, घरेलू, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो राष्ट्रीय में हो जाएगा। जीएनपी में क्या करेंगे, एनडीपी जोड़ देंगे, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो होगा मूल्य ह्रास घटने के बाद। मूल्य ह्रास मतलब कोई सामान खरीदे, आज अगर बाइक खरीदे तो 1 साल के बाद उसका मूल्य 10,000 कम हो गया तो उसके मूल्य में ह्रास हुआ, वही मूल्य ह्रास है। तो जीएनपी हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी शुद्ध राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ग्रॉस है मतलब सकल, नेट एनएनपी हो जाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें क्या जोड़ देंगे, जो हम लोग के यहाँ के लोग विदेश में रहते हैं वो लोग जो कमा के भारत में भेज रहा है उसको बोलेंगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉर्ड, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। तो जब हमारा जो देश का राष्ट्रीय जो उत्पादों का सकल हुआ क्या हो जाएगा, वो हमारे देश के अंदर जो उत्पाद हुआ सो, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी नहीं एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस में हम लोग के देश का आदमी जो बाहर रह रहा है वो कमा के अंदर भेज रहा है देश में, तो वो हो जाएगा जीएनपी। एनएफआईए क्या होता है, तो एनएफआईए मतलब वही हुआ जैसे कि एनएफआईए में जो हम लोग के देश का कुछ आदमी बाहर रह रहा है और कमा के भारत में भेज रहा है, तो वो बाहर में कमा रहा है वो, और उसमें से जो विदेशियों द्वारा कुछ ऐसा भी आदमी होगा जो विदेश का होगा और भारत में रह रहा होगा, नेपाल, भूटान, चीन कहीं का आदमी भारत में रह रहा होगा और यहाँ से कमा के अपने देश में भेज रहा होगा, उसको घटा देंगे। यानी हम लोग का जो विदेश में रह रहा है कोई, तो 100 रुपया कमाया, और विदेशी जो हम लोग के देश में रह रहा है वो 50 रुपया कमाया, तो हम लोग 50 रुपया प्रॉफिट में है। तो 50 रुपया प्रॉफिट में है, तो भारतीयों के संदर्भ में विदेशियों द्वारा अर्जित है, तो यह हम लोग प्रॉफिट में, यानी देशवासियों द्वारा विदेश से अर्जित है और विदेशियों द्वारा देश से अर्जित आय का जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, वही एनएफआईए कहलाएगा। यानी जब यह आय अधिक हो जाएगा, यानी हम लोग के देश का आदमी बाहर से ज़्यादा कमा के ला रहा है, तो जीडीपी अधिक हो जाएगा एनएनपी से, और जब कम हो जाएगा तो यह एनएनपी ज़्यादा हो जाएगा जीडीपी से। तो एनएनपी क्या हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट मतलब शुद्ध या निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो एनएनपी बराबर हो जाएगा जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से मूल्य ह्रास घटाने पर प्राप्त हो जाएगा जीएनपी। अगला है एनआई, यानी नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए इसी चीज़ का प्रयोग किया जाता है, यानी जब क्या होता है, जब एनएनपी को यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को मार्केट प्राइस पे, यानी कि बाजार कीमत जो होता है उसकी जगह फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर निकाल दिया जाता है, तो वही राष्ट्रीय आय कहलाता है। यानी साधन लागत पर, किस पे, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ही कुछ परिभाषा में आएगा कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या साधन लागत पर एनएनपी, या लिख देगा एनएनपी लिख के लिख देगा फैक्टर कॉस्ट। तो बोलेगा कौन राष्ट्रीय आय का सही आकलन करेगा, तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। यानी फैक्टर कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी को जोड़ देंगे, तो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या हो जाएगा, ये तो हो गया मार्केट प्राइस यानी बाजार कीमत, तो बाजार का जो मूल्य है। लेकिन फैक्टर कॉस्ट मतलब हो गया कि मार्केट के प्राइस में से, मार्केट का प्राइस जो होगा उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे और सब्सिडी जो दे रहा है उसको जोड़ देंगे। अब मार्केट प्राइस हो गया, उसमें जो अप्रत्यक्ष कर है उसको माइनस कर देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे, तो वही होता है फैक्टर कॉस्ट। तो यही फैक्टर कॉस्ट पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या निवल राष्ट्रीय उत्पाद ही नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय कहलाता है। पीसीआई मतलब पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। तो जो नेशनल इनकम हुआ
PCI बराबर क्या हो जाएगा, जो नेशनल इनकम हुआ उसमें पॉपुलेशन से, यानी 10 रुपया आमदनी हुआ और 2 लोग हमारे देश की जनसंख्या है तो 5 रुपया प्रति व्यक्ति नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम हो गया। तो प्रति व्यक्ति यानी जितना पॉपुलेशन उसमें भाग दे देंगे कुल जो हमारे देश की संपत्ति अर्जित किया उसमें तो PCI यही हो जाएगा। यानी PCI जो है वह आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापक है। सर्वाधिक PCI वाला राज्य जो है हमारे, यानी सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति है, गोवा का है। सर्वाधिक PCI वाला यूनियन टेरिटरी और स्टेट दोनों को अगर मिला देंगे, स्टेट में तो गोवा है, यूनियन टेरिटरी और स्टेट दोनों को मिला देंगे फिर भी गोवा है। अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें स्पेशली तो उसमें दिल्ली आ जाता है, लेकिन गोवा इससे भी आगे। और सबसे कम PCI में तो हमारा बिहार आता है पर कैपिटा इनकम, यानी सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार की है। सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में किया था, जब भारत के प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये उन्होंने बताई थी। और पहली बार वैज्ञानिक दृष्टि से इसको अध्ययन करने का श्रेय जाता है VK राय। इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा, वेनेगल कस्तूरी रंगा वरदाजराव। वेनेगल कस्तूरी रंगा वरदाजराव, इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि से सबसे पहले आकलन किया था प्रति व्यक्ति आय। 1949 में राष्ट्रीय आय समिति कमेटी जो है वो गठित हुई और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे PC महालनोबिस। क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, कब गठित हुआ था, तो 1949 में। कौन बनाए, PC महालनोबिस। राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली जो संस्था है वो भारत में NSO है, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसके द्वारा 1900 स्थापना, तो इसको ये जो NSO है इससे पहले करता था CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो था CSO, सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस जो हुआ करता था कभी CSO। तो ये क्या हुआ कि 2019 में CSO यानी सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस को मिला दिया गया किसके साथ, NSSO के साथ। सेंट्रल CSO को मिला दिया गया NSSO के साथ, और इस दोनों को मिला के बना दिया गया NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। 2019 में गठित हुआ, तब से यही राष्ट्रीय आय की गणना करता है। यानी राष्ट्रीय गणना कौन करता है, NSO। ये कब बना, अस्तित्व में आया तो 2019 में, जब CSO और NSSO को मिला दिया गया। और NSSO का फुल फॉर्म अगर पूछे तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। NSO की अगर स्थापना, CSO की स्थापना पूछे, CSO तो ये 1951 में स्थापित हो चुका था। 2 में 1951 को इसकी स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय आय का आकलन करना था। राष्ट्रीय आय के आकलन का प्रचलित जो पद्धति थी वही प्रचलित राष्ट्रीय आय के आकलन की तब प्रचलित पद्धतियाँ होती थी क्या, एक उत्पादन के आधार पर निकाला जाता था, एक आय के आधार पर निकाला जाता था और एक खर्च के आधार पर। तो उत्पादन, आय और व्यय। तो राष्ट्रीय आय के आकलन की प्रचलित पद्धतियाँ कौन कौन है अभी भी है, तो उत्पादन के आधार पर आय, एक हमारा उत्पादन जो प्रोडक्शन हो रहा है उस बेस पे निकाल सकते हैं राष्ट्रीय आय, या तो फिर इनकम जो हो रहा है उस बेस पे, या फिर खर्च करे उस बेस पे। 3 तरीके से राष्ट्रीय आय निकाला सकता है, उत्पादन, आय और व्यय। राष्ट्रीय आय की गणना में 2 प्रकार की कीमतों का प्रयोग किया जाता है, स्थिर कीमत यानी आधार वर्ष 2011-12 पर, और प्रचलित कीमत। यानी स्थिर कीमत मतलब आधार वर्ष एक मान लिया जाता है, जैसे अभी आधार वर्ष 11-12 सिफारिश हुई है 22-23 करने के लिए, तो स्थिर कीमत 11-12 के बेस पे या तो राष्ट्रीय आय निकालेंगे या फिर प्रचलित कीमत जो करंट मूल, वर्तमान मूल्य होती है उस पर। GV1 हो गया, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसको कि सकल मूल्य वर्धन कहते हैं, जो GDP में से टैक्स ऑन प्रोडक्ट घटाएंगे और सब्सिडी ऑन प्रोडक्ट इसको जोड़ेंगे, तो GDP के स्थान पर GVA का मापन। तो GDP में से डिप्रिसिएशन घटाएंगे तो NDP प्राप्त होगा, और प्लस इसमें NFIA जोड़ देंगे तो GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। GNP में से डिप्रिसिएशन घटा देंगे मूल्यह्रास तो NNP प्राप्त हो जाएगा। NNP को अगर फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत पे निकाल देंगे तो वही राष्ट्रीय आय यानी देश का इनकम हो जाएगा। और राष्ट्रीय आय पे प्रति व्यक्ति आय अगर निकालना तो नेशनल इनकम में पॉपुलेशन से भाग दे देंगे तो हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय किसी भी देश की। हिंदू वृद्धि दर के बारे में कथन प्रचलित है, निम्न राष्ट्रीय आय यानी हिंदू वृद्धि दर जो है वह राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, तो GDP से संबंधित है। वो क्या है, GDP से संबंधित है। निम्न राष्ट्रीय आय को दर्शाता है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, तो यह GDP से सीधा है, यह GDP से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर जो है वह GDP से संबंधित है, और यह GDP से संबंधित है हिंदू वृद्धि दर। और यह 1981 में यह अवधारणा किसने बोला कि हिंदू वृद्धि दर GDP से संबंधित है, तो इसके बारे में 1981 में एक प्रोफेसर थे राजकृष्ण, इन्होंने बताया कि यह हिंदू वृद्धि दर ही GDP का भारत में जो है आकलन करता है, मतलब प्रभावित करता है। हिंदू वृद्धि दर से GDP इफेक्ट होता है, और उस समय इन्होंने 3.5% वृद्धि दर बताया था। मानव विकास सूचकांक जिसको कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं, अवधारणा 1990 में एक पाकिस्तान का अर्थशास्त्री था महबूब उल हक, इन्होंने इस अवधारणा को अस्तित्व में लाया। मानव विकास सूचकांक 1990 में महबूब उल हक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री था, और 3 आधार पर इसने बताया कि इसका मूल्यांकन होगा, यानी मानव विकास सूचकांक का जो आकलन होगा 3 आधार पर होगा। बताया जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। 1997 में मानव निर्धनता सूचकांक और 2010 में बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, जिसमें 10 आयाम शामिल कर दिए गए, लाया गया। सकल राष्ट्रीय सुख की अवधारणा, तो सकल राष्ट्रीय सुख की अवधारणा भूटान की देन है, वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा सुखी है। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप, तो यह एक विकासशील
मिश्रित है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित होता है। सकल बचत में सर्वाधिक योगदान जो है वो घरेलू बचत का है। ABC इंडेक्स में स्वास्थ्य संबंधित भारत सरकार द्वारा निर्धनता, पोवर्टी, गरीबी किसको कहेंगे, यानी कोई समाज क्षेत्र जब अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई दवाई, इन सब चीज़ों को पूरा करने में असमर्थ होता है तो वही दशा गरीबी कहलाती है। गरीबी क्या होती है? एक सामाजिक आर्थिक दशा है। पहला पूछेगा कि गरीबी किस प्रकार की दशा है, तो यह सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, सांस्कृतिक। तो एक सामाजिक और आर्थिक दोनों दशा है। गरीबी क्या है? एक सामाजिक और आर्थिक दशा है। क्वेश्चन बन गया यहीं से कि गरीबी एक सामाजिक आर्थिक दशा है जिसमें समाज का कोई भी एक विशेष वर्ग अपनी बुनियादी आवश्यकताओं, मूलभूत आवश्यकताओं या बुनियादी आवश्यकताओं जो बेसिक उन लोग का है आवश्यकता, उसको फुलफिल करने में असमर्थ हो जाता है। तो बेसिक आवश्यकता क्या हो सकता है? रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई, इन सब चीज़ों को पूरा करने में असमर्थ होता है तो वही दशा गरीबी, निर्धनता, पोवर्टी कहलाती है। इसके स्वरूप को देखें तो निरपेक्ष गरीबी यानी बुनियादी आवश्यकता आधारित, यदि निरपेक्ष और सापेक्ष। निरपेक्ष गरीबी का मतलब हुआ कि जो बुनियादी आवश्यकता है, जैसे हम रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई को पूरा करने में असमर्थ है तो यह गरीबी मतलब हो गया कि गरीबी का मेन गरीबी यही हुआ कि निरपेक्ष निर्धनता। एक होता है सापेक्ष निर्धनता यानी गरीबी। सापेक्ष गरीबी हो गया कि कोई बहुत विकसित देश है, वहाँ पे किसी की संपत्ति 10 लाख डॉलर है, किसी की 12 लाख डॉलर है, तो 12 लाख डॉलर की कंपेयर में 10 लाख डॉलर वाला गरीब है, तो तुलना किया, सापेक्ष हुआ, मतलब उसके सापेक्ष में 12 लाख डॉलर के सापेक्ष में जो है वह 10 लाख वाला गरीब है। इसलिए यह गरीबी जो है सापेक्ष निर्धनता, यह विकसित देशों में देखने को मिलती है जहाँ के लोग ऑलरेडी संपन्न है। अब मेरी इनकम 10 लाख रुपया है, किसी की इनकम 15 लाख है, तो मैं 15 लाख की तुलना में गरीब हूँ। इस वजह ऐसी गरीबी सापेक्ष निर्धनता, सापेक्ष गरीबी कहलाती है, यानी तुलनात्मक आवश्यकता इसमें आधारित होती है। यह सामान्यतः विकसित देशों में इस प्रकार की गरीबी देखने को मिलती है, लेकिन विकासशील और अविकसित देशों में जो है वह निरपेक्ष निर्धनता देखने को मिलती है, जहाँ व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं या बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई, इन चीज़ों में भी वह असमर्थ होता है। यह गरीबी सबसे खतरनाक है, जो भी भारत में, दुनिया में सबसे अधिक गरीब लोग जो है भारत में है। NSSO यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों के आधार पर योजना आयोग और अन्य संस्थाओं द्वारा भारत में निर्धनता का आकलन का प्रयास निरंतर किया जा रहा है, और इसका निर्धारण मूलतः उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। निर्धनता के मापन, तो निर्धनता के मापन वर्ष 1962 में योजना आयोग ने सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में 20 रुपये प्रतिमा और शहरी क्षेत्रों में 25 रुपये प्रतिमा आकलन बताया गरीबी के लिए। 1971 में एक समिति आई थी, सबसे पहली समिति गरीबी से लेकर थी रथ दांडेकर समिति। तो रथ दांडेकर समिति क्वेश्चन पूछेगा कब आई थी? 1971 में आई थी। अलग समिति गरीबी से संबंधित है, 1977 में आई थी। क्वेश्चन सीधा पूछेगा रथ दांडेकर समिति निम्न में से किससे संबंधित है? गरीबी से संबंधित है, बेरोजगारी से संबंधित है, बैंकिंग सुधार, कोई भी और 4 ऑप्शन देगा। तो रथ दांडेकर समिति 1971 में आई थी, जो गरीबी निर्धनता से संबंधित है। यह क्या बताया? तो अलग समिति जो है 1977 में आया है, अभी गरीबी से संबंधित है, निर्धनता से संबंधित है, और इसमें पोषक तत्वों की आवश्यकताओं के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया। तो कौन सी पहली ऐसी समिति थी जो पोषक तत्वों के आधार पर, यानी पैसा के आधार पर नहीं बताया, बोला कि पोषक तत्वों के बेस माना और बोला कि इस आधार पर हम गरीबी का निर्धारण करेंगे, और वह पहली समिति थी पोषक तत्वों के आधार पर, कैलोरी के आधार पर गरीबी का निर्धारण करने वाली पहली समिति थी अलग समिति। 1989 में एक और समिति आती है, DT लक्कड़वाला फार्मूला। यह रिपोर्ट 1993 में देती है, 4 साल बाद, और यह कहती है कि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि श्रमिक की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर गरीबी का निर्धारण करने वाली पहली समिति लक्कड़वाला फार्मूला, जो 1989 में आई, 93 में रिपोर्ट दिया था। 1990 में एक योजना आयोग का रिपोर्ट आता है, और इसने कैलोरी को बेस मानता है। कौन योजना है? 1990 में कैलोरी को बेस मानता है अलग समिति के से प्रभावित होकर, और 1990 में यह जो कैलोरी को बेस मानकर उपभोग के आधार पे, यानी कौन आदमी कितना उपभोग कर रहा है, उस बेस पे गरीबी का आकलन का यह फार्मूला देता है। क्या देता है? तो बोलता है कि ग्रामीण क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन भोजन ग्रहण या 2400 कैलोरी प्रतिदिन ग्रहण करने में, कैलोरी प्रतिदिन प्राप्त करने में असमर्थ है प्रतिदिन, और शहरी क्षेत्रों में कोई व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्राप्त करने में असमर्थ है, तो वह दशा गरीबी की होगी, यानी उससे नीचे का जो व्यक्ति होगा वह गरीब कहलाएगा। उसने कैलोरी के आधार पर योजना आयोग ने कब गरीबी का निर्धारण किया? तो 1990 में। 2005 में एक समिति आई थी, सुरेश तेंदुलकर समिति, और इस समिति ने प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पर निर्धनता का मूल्यांकन किया। तो सुरेश तेंदुलकर समिति ने प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय, तो मासिक उपभोग व्यय के आधार पर प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पर निर्धनता का मूल्यांकन करने वाली समिति थी सुरेश तेंदुलकर समिति। और इसने अनुमान लगाया कि भारत में 37.2% लोग जो है वह निर्धनता से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। अप्रैल 2011 में एक और रिपोर्ट आता है, अप्रैल 2011 में अभिजीत सेन रिपोर्ट, और इसके आधार पर 2009-10 में 32% लोग गरीबी रेखा से नीचे माने गए। 2009-10 में, कब? 9-10 में किस रिपोर्ट के आधार पर 32% लोग गरीबी से नीचे थे? तो अभिजीत सेन रिपोर्ट के आधार पर। जुलाई 13 में योजना आयोग द्वारा
NSSO की 68वीं रिपोर्ट 2011-12 सुरेश तेंदुलकर समिति के 2005 पर आधारित जो है वह जारी की गई। तो 2013 में जो योजना आयोग ने NSSO की 68वीं रिपोर्ट जारी की वह सुरेश तेंदुलकर समिति पर आधारित थी। जो सुरेश तेंदुलकर समिति कब आई थी? 2005 में। और इसने गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को 13 जुलाई 13 में जो रिपोर्ट आया उसमें गरीबी रेखा से नीचे रखा। इसने 21.9% लोगों को 2011-12 में। शहरी क्षेत्रों में इसने कहा कि प्रति व्यक्ति 1000 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह यदि खर्च करता है, यानी 33 रुपया 33 पैसा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खर्च करता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में यही खर्च अगर है 816 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह, यानी 27.20 रुपया प्रति माह, यानी 1000 रुपया शहर में यदि एक महीने में कोई व्यक्ति खर्च करता है और गाँव में 816 रुपया हर व्यक्ति खर्च करता है तो वह गरीबी रेखा से, अगर इससे ज़्यादा खर्च करता है तो वो गरीबी नहीं है, और इससे कम खर्च करता है तो गरीबी रेखा में आ जाता है। सब इस प्रकार सबसे गरीब राज्य का जो आकलन हुआ उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार 1 और 2 पे आया। और प्रतिशत में अगर देखा जाए तो गरीबी प्रतिशत में छत्तीसगढ़ टॉप पे था, झारखंड 2 नंबर पे था, लेकिन संख्या के रूप में यूपी और बिहार पॉपुलेशन ज़्यादा है इस वजह से। सबसे कम गरीब प्रतिशत जनसंख्या वाला राज्य तो वही आएगा गोवा। सबसे कम गरीब जनसंख्या वाला संघ शासित तो आया अंडमान निकोबार। और संघ शासित क्षेत्रों में सबसे गरीब प्रतिशत जनसंख्या वाला राज्य आया दादर नगर हवेली। अगला एक रिपोर्ट आता है 2014 में गरीबी से संबंधित, तो रंगराजन समिति 12 से 14 में आई थी। इसकी स्थापना 2012 में सुरेश तेंदुलकर समिति की सिफारिश की समीक्षा करने के लिए, यानी उसी का आकलन करने के लिए किया गया। रिपोर्ट 2014 में इसने दी और इसने कहा कि 11-12 के संदर्भ में 29.5% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। इसने 11-12 में बोला कि तेंदुलकर समिति में जो था उसमें 29.5% इसने गरीबी रेखा से नीचे माना। और ग्रामीण क्षेत्रों में यह 30.9% और शहरी में टोटल 29 था, 29.5, लेकिन ग्रामीण में 30.9 और शहरी में 26.4% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। और इसने बोला कि शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह, यानी 47 रुपया पर डे, और ग्रामीण क्षेत्रों में 982 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह, यानी 32 रुपया पर डे यदि खर्च करता है तो वह गरीबी में नहीं आएगा। UBI यूनिवर्सल बेसिक इनकम, तो सभी नागरिकों को सरकार द्वारा बिना शर्त प्रतिमाह न्यूनतम राशि वित्तीय सहायता के रूप में खाते में जमा होना ताकि वह अपने बुनियादी आवश्यकताओं जरूरतों को पूरा कर गरिमामय जीवन जी सके, यही कहलाता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यानी सरकार जब उतना इनकम किसी व्यक्ति को बिना कुछ किए उपलब्ध करा देती है जिससे वो अपने मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हो जाता है, यानी रोटी कपड़ा मकान इन सब चीज़ों को पूरा करने में समर्थ होता है, तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम उसको कहते हैं। परम गरीबी की अवधारणा, तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1995 में मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं आधारित जब गरीबी की सांस्कृतिक अवधारणा जो है वो गरीबी की संस्कृति अवधारणा ऑस्कर लुईस ने दी थी, क्वेश्चन पूछने का कम चांस है। परम गरीबी की अवधारणा यूएन ने दिया था, जब मूलभूत आवश्यकताओं पर आधारित चीज़ों को कोई पूरा नहीं करता है तो वही होता है। अब गरीबी जब होगी तो स्वाभाविक बात है कि बेरोजगारी उसमें मूल कारण होगा गरीबी की, यानी गरीबी के लिए बेरोजगारी जिम्मेदार है और बेरोजगारी के लिए गरीबी जिम्मेदार है, दोनों पूरक है एक दूसरे का। यानी कोई व्यक्ति अगर बेरोजगार नहीं होगा तो स्वतः गरीब नहीं होगा, और गरीबी बढ़ेगी तो वह मूलभूत शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकेगा, स्किल डेवलप नहीं कर सकेगा। तो जब गरीबी बढ़ेगी तो वह उसके पास स्किल का, शिक्षा का, ज्ञान का, कौशल का अभाव होगा, इस वजह से वह फिर आगे चलकर बेरोजगार होगा। तो दोनों एक दूसरे का पूरक है, एक के बढ़ने से दूसरा स्वतः बढ़ेगा। श्रम शक्ति से तात्पर्य, तो किसी देश की कार्यशील जनसंख्या है, कार्यशील जनसंख्या के दो एज देखने को मिलते हैं, तो 15 से 64, तो कार्यशील जनसंख्या का एक 15 से 64 देखने को मिलेगा, एक 15 से 59 देखने को मिलेगा। तो 15 से 64 शायद IMF का है, नहीं ILO का है, इंटरनेशनल लिबरल ऑर्गेनाइजेशन ILO का है, और 15 से 59 शायद है भारत मानता है कि कार्यशील जनसंख्या शायद 15 से 59 है, तो एक का 15 से 59 भारत मानता है और 15 से 64 शायद ILO का है। तो किसी देश की कार्यशील जनसंख्या, क्वेश्चन पूछा कि कार्यशील जनसंख्या किस एज का आता है, सीधा क्वेश्चन, तो 15 से 60, 15 से 64, 14 से 60, 14 से 64, तो 15 से 64 वो उम्र होता है जिसको हम कार्यशील जनसंख्या में रखते हैं। यानी कार्य करने का कोई व्यक्ति रुचि और रखता है और सामर्थ्य भी होता है उसमें, और बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर यदि वह कार्य करने में इच्छुक भी होता है, और राष्ट्र उनका श्रम शक्ति कहलाता है। तो श्रम शक्ति पहले है, श्रम शक्ति क्या है, तो कार्यशील जनसंख्या से पहले की श्रम शक्ति, तो श्रम शक्ति यानी किसी देश की कार्यशील जनसंख्या 15 से 64 का व्यक्ति जब किसी कार्य को करने में रुचि रखता है, उसके पास सामर्थ्य भी होती है और वह बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने का इच्छुक होता है, तो वही राष्ट्र की श्रम शक्ति कहलाती है। क्या होता है, वही श्रम शक्ति कहलाती है। और बेरोजगारी किसको कहेंगे, तो बेरोजगारी कहेंगे कि वैसी अवस्था जब राष्ट्र की श्रम शक्ति कार्य की उपलब्धता न होने पर कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, तो वही दशा बेरोजगारी कहलाती है। यानी कि जब किसी राष्ट्र की श्रम शक्ति या कार्यशील जनसंख्या
रुचि सामर्थ्य होने के बावजूद भी प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य नहीं मिल पाता है तो वही दशा बेरोजगारी कहलाती है। किसी व्यक्ति को प्रचलित दर पर उसकी क्षमता अनुरूप वर्ष में यदि, तो अब बोला कि किस हिसाब से मान लेंगे कि किसी को कार्य कितना मिला नहीं मिला, तो उसके लिए एक डाटा दिया गया कि कोई व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार यदि वर्ष में 180 दिन और 180 दिन पर डे 8 घंटे का काम उससे रोजगार मिल जाता है तो वह बेरोजगार नहीं होगा, और नहीं मिलता है तो वह रोजगार हो जाएगा, वह बेरोजगार हो जाएगा, तो वह बेरोजगार है। और शारीरिक और मानसिक रूप से कार्य करने हेतु स्वास्थ्य व कार्य की इच्छा करने रखने वाला व्यक्ति यदि कार्य प्राप्ति में असमर्थ होता है तो वही दशा बेरोजगारी है। बेरोजगारी कई प्रकार के होते हैं। बेरोजगारी के स्वरूप को कई आधारों में देखा जा सकता है, जैसे कि एक होता है ऐच्छिक बेरोजगारी, यानी रोजगार नहीं करने की इच्छा, जो रोजगार हमको मिल रहा है लेकिन हम नहीं करेंगे तो ऐच्छिक बेरोजगारी होगा। अनैच्छिक बेरोजगारी यह कई रूपों में देखने को मिलता है। एक हो गया संरचनात्मक बेरोजगारी, यानी दीर्घकालिक औद्योगिक परिवर्तन, यानी उद्योग क्षेत्र में जब कोई परिवर्तन होता है तो इस ऐसी बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी, यानी संरचना में परिवर्तन, उद्योग का जो संरचना था, जैसे कि मान लीजिए अभी काम लोग कर रहे थे लेकिन एआई चेंज आ गया, एआई आ गया तो कुछ लोगों का जॉब गया, तो ये संरचना में परिवर्तन हो गया, तो संरचनात्मक बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी, यानी क्षमता या दक्षता के अनुसार कार्य नहीं मिल पाना अल्प बेरोजगारी है। छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी, यह बेरोजगारी भारत में सबसे अधिक देखने को मिलती है। छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी क्यों? ग्रामीण या कृषि क्षेत्र में या ऐसे लोग उत्पादक वर्ग उत्पादन के कार्य में लगे होते हैं, यानी कृषि उत्पादन कार्य में लगे होते हैं और जो उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं करते हैं और जिनके वास्तविक आवश्यकता शून्य हो, यानी भारतीय कृषि में बेरोजगारी का यही रूप है जिसमें श्रमिक का सीमांत उत्पादकता शून्य होता है। क्या होता है एक्चुअली कि भारत में या जो छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है वहाँ पे अगर काम है 2 लोगों का, कृषि में काम है 2 लोगों का, 2 लोगों से काम निपट जाएगा, लेकिन वहाँ पे 10 लोग लगे रहेंगे, झूठ का, तो 10 लोग लगे रहेंगे, यानी काउंट तो होगा कि 10 लोग लगे हैं, लेकिन उत्पादन 2 लोग भी लगे रहते तो भी 5 केजी ही होता, और 10 लोग लगे हैं तो भी 5 केजी ही हुआ। तो इस वजह से 8 लोग फालतू लगे, तो यह यहाँ पे बेरोजगारी जो है छिपी हुई है। बेरोजगार टाइम पास वाला है, बेरकटुआ बेरोजगारी है। तो छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है, विकासशील देशों में अधिक देखने को मिलती है। अन्य रूपों में घर्षण बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, ये सब भी देखने को मिलती है, जैसे कि घर्षण बेरोजगारी हो गया, शिक्षित बेरोजगारी हो गया, मौसमी बेरोजगारी, मौसम के आने से बेरोजगारी, जैसे कि कुछ मौसम आया, अभी मौसम है घूमने का, अभी जैसे कि कुंभ आया तो 4 साल पे आया या 12 साल पे आया, तो वहाँ पे मौसम के अनुसार बेरोजगारी आया कि अभी कुंभ का समय था, लगा रोजगार मिला, फिर कुंभ खत्म, रोजगार खत्म। कोई मेला लगता है साल में, अगर 2 बार कोई मेला लगता है 2 महीने के लिए, तो 2 महीने रोजगार मिला, बाकी के 10 महीने बेरोजगार, तो मौसमी। विकसित देशों में और विकासशील देशों में बेरोजगारी का स्वरूप देखा जाए तो विकसित देशों में जो देखने को मिलता है चक्रीय या जिसको कि अस्थायी बेरोजगारी मिलती है, बहुत कम समय के लिए बेरोजगारी होता है। विकासशील देशों में शहरी शिक्षित बेरोजगारी देखने को मिलेगी। ग्रामीण प्रच्छन्न बेरोजगारी, आकस्मिक तकनीकी परिवर्तन और औद्योगिक परिवर्तन के कारण उत्पन्न सर्वाधिक शिक्षित बेरोजगार केरल है। अब कृषि क्षेत्र की बात करें तो कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 कृषि क्षेत्र में 4% वृद्धि का दर रखा गया। तो कृषि क्षेत्र में 4% वृद्धि का दर का लक्ष्य कब रखा गया? तो राष्ट्रीय कृषि नीति जो 2000 में आई थी तब। राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना 2004 में होती है। इसके अध्यक्ष बनते हैं MS स्वामीनाथन। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में ऋण पर ब्याज 4% से अधिक नहीं होना चाहिए। इससे संबंधित कुछ समस्याएं आती है, जैसे कि ICR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, तो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च जिसके स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। नाफेड, NAFED यानी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, जिसका हेडक्वार्टर है, 2 अक्टूबर 1958 को नाफेड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड तो ये जाने रहे होंगे सब लोग, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय बैंक है ग्रामीण और कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए, जो 12 जुलाई 1982 को 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान यह अस्तित्व में आई थी। और 1982 में भारत में कृषि का जलवायु क्षेत्र, तो भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र को 15 जलवायु क्षेत्र में, यानी भारत को कृषि के अकॉर्डिंग 15, क्वेश्चन पूछा कि कृषि जलवायु क्षेत्र यानी कृषि क्लाइमेट एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन में भारत कितने भागों में बांटा है? तो 15। और यह बांटा कब गया था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत को 15 क्लाइमेट जोन में बांटा गया था, एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन में। बात अब हरित क्रांति, तो पहला चरण 1960 के दशक में शुरू होता है। 1966 में पहली हरित 60 के दशक में 1966 में हरित क्रांति का आगाज होता है। हरित क्रांति का जनक जो है विश्व स्तर पर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, जो अमेरिका के थे। इन्हें नोबेल पुरस्कार शांति के लिए भी मिल चुका है। हरित क्रांति का जन्मस्थली विश्वविद्यालय जो था वह पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, तो हरित क्रांति का जन्मस्थली विश्वविद्यालय पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय जो था उत्तराखंड में है। और हरित क्रांति के प्रमुख क्षेत्र जो रहे हुआ पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तर प्रदेश रहा। इसमें बीज, उर्वरक, सिंचाई, कीटनाशक प्रयोग सर्वाधिक, गेहूं उत्पादन बढ़ा और भारत में इसे लाने का श्रेय जाता है MS स्वामीनाथन को। तो वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। भारतीय हरित क्रांति का जनक अगर कोई पूछे तो MS स्वामीनाथन, याद रखें। दूसरा हरित क्रांति आगाज होता है 2002 में, अब्दुल कलाम के समय सर्वप्रथम प्रयुक्त होता है। और प्रथम हरित क्रांति के बाद यह सदाबहार क्रांति के रूप में अस्तित्व में आती है। तो सदाबहार क्रांति किस हरित क्रांति से जुड़ा है? तो हरित क्रांति के दूसरे पार्ट 2 से जुड़ा है सदाबहार क्रांति, जो अब्दुल कलाम के समय आती है।
और कृषि विपणन यानी कृषि उत्पादन को उपभोग योग्य बनाकर उचित स्थान पर उपलब्ध कराना। FCI 1965 कार्य जो था वह फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1965 में अस्तित्व में है। इसका कार्य क्या था FCI का? तो कृषि उत्पादन भंडारण और कृषि उत्पाद का भंडारण करना और उसका विपणन यानी उसका व्यापार करना, भंडारण करना, स्टोर करना, फिर उसका व्यापार करना। तो FCI फूड कॉर्पोरेशन यह 1965 में अस्तित्व में आया और इसका कार्य क्या था? तो कृषि भंडारण, कृषि के उत्पादों को प्रोडक्शन, जो कृषि का एग्रीकल्चर हो रहा है उसका भंडारण करना और उसका फिर विपणन व्यापार करना। कृषि मूल्य आयोग तो 1965 में, आगे चलकर कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है, इसे पूछता है। और यही आगे चलकर 1985 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP, यही 1965 में जो कृषि मूल्य आयोग बना था वह 1985 में कृषि मूल्य एवं लागत आयोग 1985 में CACP बना। इसका कार्य था कृषि उत्पादों में MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का निर्धारण करना। इसके द्वारा 22 फसलों को MSP के तहत रखा जाता है और भारत सरकार ने 24 फसलों को MSP की घोषणा करी है। वसूली कीमत या प्रोक्यूरमेंट प्राइस इसी आधार पर किसानों से खाद्यान्न कर यानी किसान जो कुछ बेचता है तो इससे कम दाम पे नहीं बेचेगा, या सरकार एक मिनिमम प्राइस तय करती है, उससे कम पर नहीं बेचेगा, वही तो तय प्राइस जो होता है MSP कहलाता है। और जारी कीमत या इशू प्राइस यह क्या होता है? जारी कीमत या इशू प्राइस में से PDS के माध्यम से FCI खाद्यान्न बिक्री करता है। कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो कृषि वित्त का कृषि के लिए वित्त का सबसे बड़ा स्रोत कौन था? वाणिज्यिक बैंक। द्वितीय सबसे बड़ा स्रोत है वाणिज्यिक बैंक। दूसरा स्रोत कौन है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। और तीसरा स्रोत है सहकारी। तो कृषि के लिए वित्त प्रदान करने वाला सबसे बड़ा स्रोत अगर पूछ दे तो वाणिज्यिक है, दूसरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और तीसरा जो है सहकारी बैंक। दीर्घकालिक कृषि ऋण जो है वो भूमि विकास बैंक देता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में दीर्घकालिक कृषि ऋण कौन देता है? तो भूमि विकास बैंक भारत में का पहला 1920 में पंजाब में स्थापित हुआ था। लघु कृषक जो है वो 1 से 2 हेक्टेयर भूमि जिनके पास होती है लघु कृषक कहलाते हैं। और सीमांत जोत का जो आकार है, तो सीमांत जोत क्वेश्चन सीधा एक बार पूछा था कि सीमांत जोत किसे कहते हैं? तो 1 हेक्टेयर से अधिक, 1 हेक्टेयर से कम, 5 हेक्टेयर से अधिक, 5 हेक्टेयर से कम। तो सीमांत जोत जो है वह 1 हेक्टेयर से कम भूमि कहलाता है सीमांत जोत। सीधा क्वेश्चन था, पूछ दिया था BPSC में ही। बुलक कैपिटलिस्ट, तो बुलक कैपिटलिस्ट जिसको कि बैल पूंजीपति कहते हैं, बुलक कैपिटलिस्ट बैल पूंजीपति, बुलक बैल ऐसे किसान जिनके पास कुछ साधन पर धनाढ़ नहीं है वही बैल पूंजीपति कहलाते हैं। कृषि हेतु पुनर्वित्त का सर्वोच्च बैंक यानी पुनः वित्त लेने का सर्वोच्च बैंक जो नबार्ड है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। 1982 में स्थापित हुआ था नबार्ड, 6ठी पंचवर्षीय योजना में। भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र जो है 1974 में पुडुचेरी में, इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ? पुडुचेरी 1974 में इस्टेब्लिश्ड हुआ। कृषि से संबंधित क्रांति तो श्वेत क्रांति सफ़ेद कलर का है तो दूध से जोड़ देंगे इसको। लाल क्रांति, तो लाल क्रांति लाल है तो इसको टमाटर और मांस से जोड़ देंगे। नीली क्रांति, तो नीली क्रांति नीली समुद्र का है, समुद्र में मछलियाँ पाई जाती है तो इसको मछली से ऐड कर देंगे। पीली क्रांति, पीली तिलहन होता है यानी सरसों का तेल पीला होता है तो पीली क्रांति को सरसों से जोड़ देंगे। काली क्रांति, तो पेट्रोलियम जो है वह कच्चा निकलता है, पेट्रोलियम जो खनन होता है तो वो कच्चा निकलता है। पेट्रोल डीजल बाद में लाल पीला होता है, वो आसमान के माध्यम से उसको अलग किया जाता है, लेकिन जो सीधा पेट्रोलियम होता है जिसमें सब चीज़ मिला रहता है वह कच्चा होता है। तो काली क्रांति पेट्रोलियम से जोड़ देंगे, कच्चा तेल से जोड़ देंगे। गुलाबी क्रांति, तो प्याज कैसा होता है? गुलाबी कलर का होता है तो इसलिए प्याज को गुलाबी क्रांति से ऐड करना है। गोल्डन क्रांति, तो बागवानी के लिए गोल्डन क्रांति वर्ड यूज हुआ है। शहद के लिए भी गोल्डन, तो शहद का कलर भी गोल्डन होता है। रजत, तो अंडा के लिए रजत यूज हुआ है। और घूसर ग्रे क्रांति उर्वरक के लिए धूसर क्रांति ग्रे क्रांति जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। उद्योग, तो उद्योग के लिए प्रथम और औद्योगिक नीति 1948 में आई थी। यह क्यों आई थी? तो सार्वजनिक और निजी उद्योग का बंटवारा करने के लिए। तो प्रथम औद्योगिक नीति में क्या हुआ था? तो सार्वजनिक यानी सरकारी और निजी मतलब प्राइवेट सेक्टर दोनों को डिवाइड किया गया था। पहली औद्योगिक नीति का उद्देश्य क्या था? सार्वजनिक और प्राइवेट सेक्टर का क्लियर करना कि कौन किसका है। दूसरा औद्योगिक नीति 1956 में 8 साल बाद आया। यह सार्वजनिक, निजी और मिश्रित क्षेत्रों में उद्योग का बंटवारा किया। तो सार्वजनिक, निजी और मिश्रित क्षेत्रों में उद्योग का बंटवारा करने के लिए आया था दूसरा औद्योगिक क्रांति 1956 में। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से चल रही थी तो इसमें कुछ जो है वह दुर्गापुर या फिर राउरकेला, भिलाई इन सब जगहों पे फैक्ट्रियाँ स्थापित हुई। तो कौन किसके सहयोग से हुई थी? ध्यान रखना है, दुर्गापुर। तो दुर्गापुर जो था ना, यह बंगाल में पड़ता है। तो दुर्गापुर जब बंगाल में पड़ता है तो बंगाल में अंग्रेजों का आधिपत्य अच्छा था, तो इस वजह से पश्चिम बंगाल में शुरू से ही बंगाल में अंग्रेजों ने आधिपत्य स्थापित करा था। तो उन्होंने अपना पहला फैक्ट्री भी बंगाल में एस्टैब्लिश किया आज़ादी के बाद। दूसरी औद्योगिक क्रांति के दौरान 1958 में, यह 1958 के डेट में आएगा, यह भी 1958 राउरकेला, और यह शायद 1959 में। हाँ,
तो ब्रिटेन के सहयोग से, यानी ब्रिटेन ने अपने पहला बंगाल से ब्रिटेन का लगाव था, वहीं से वो लोग अपना ट्रेड सूती वस्त्र का, सोरा का सूती वस्त्र ये सब का ट्रेड करता था। तो ब्रिटेन जो है वो दुर्गापुर में अपना पहला फैक्ट्री स्थापित करता है पश्चिम बंगाल में दूसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान। पहला पंचवर्षीय योजना कृषि से रिलेटेड था, इसलिए उसमें उद्योग को बल नहीं दिया गया, लेकिन दूसरा में देखा गया कि उद्योग के बिना देश का विकास संभव नहीं, तो उद्योग को बल देने के लिए दूसरा पंचवर्षीय योजना 56 से 61 बनकर आया, और इसमें ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर में भारत में पहला स्थापित किया गया उद्योग क्षेत्र का पहला कंपनी, और यह दुर्गापुर में 1958 में स्थापित होता है। दूसरा हुआ राउरकेला। तो राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में है। अब राउरकेला उड़ीसा में है, तो अंग्रेज अपना इधर कर दिया, तो अब जर्मनी देखा कि वो हम भी करना चाहिए, अब तो भारत आज़ाद हो चुका है, तो जर्मनी भी अपना एक कंपनी लेके आया और उड़ीसा में राउरकेला में एस्टैब्लिश कर दिया दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही। फिर भिलाई छत्तीसगढ़ है, यहीं छत्तीसगढ़, और यहीं पे सोवियत रूस यानी रूस ने भी पीछे नहीं हटा, और भारत में तीसरा फैक्ट्री 1959 में दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित कर दिया। तीसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 61 से 66 था, इसमें भी एक फैक्ट्री स्थापित होती है, और बोकारो में 1964 में रूस जो है वह तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1964 में बोकारो में एक फैक्ट्री स्थापित करता है। 1991 में नई औद्योगिक नीति आती है और वैश्वीकरण आती है। भारत जो है वह अभी तक वैश्वीकरण को नहीं अडॉप्ट किया था, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था एक तरह से बंद थी 1991 तक, लेकिन औद्योगिक नीति आती है और वैश्वीकरण का तेज दौर होता है, और इस दिशा में आगे बढ़ने में लाइसेंसी राज समाप्त कर दी जाती है, और वर्तमान में सिर्फ 4 उद्योग जो बचते हैं वही लाइसेंस के अंतर्गत बच जाते हैं। EPG जैसे कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन 1965 में, और SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2000 में आता है अस्तित्व में। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग अधिसूचना 2025, तो सूक्ष्म लघु मध्यम MSME के लिए अधिसूचना 2025, तो इसमें अधिसूचना में क्या किया गया है? चेंज किया गया। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग 2025 का भी अधिसूचना जारी किया गया, उसमें कुछ चेंज किया गया। जैसे सूक्ष्म उद्योग के लिए निवेश को बढ़ाकर 2.5 करोड़ कर दिया गया है, और टर्नओवर 10 करोड़ कर दिया गया है। लघु उद्योग के लिए 25 करोड़ कर दिया गया है निवेश, और 100 करोड़ कर दिया गया है टर्नओवर, और मध्यम उद्योग के लिए निवेश कर दिया गया है 125 करोड़ और टर्नओवर 500 करोड़ कर दिया गया है। नया आधार वर्ष, तो नया आधार वर्ष जो है वह 2011-12 है, इसको 22-23 करने की भी हुई है, लेकिन हुआ नहीं है। औद्योगिक उत्पादन तथा थोक मूल्य सूचकांक हेतु भारत में 8 मूल उद्योग है, जैसे कि कच्चा तेल, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, कोयला, विद्युत और सीमेंट। ये 8 उद्योग जो है मूल है, यानी कोर इंडस्ट्री पूछ देगा कि निम्न में से कौन भारत का कोर इंडस्ट्री है, मूल उत्पाद है। तो 8 उद्योग कौन भारत का मूल उद्योग है? तो 8 उद्योग कौन कौन है? एक हो गया कच्चा तेल, दूसरा हो गया पेट्रोलियम रिफाइनरी, कच्चा तेल हो गया, पेट्रोलियम रिफाइनरी याद चाहिए, प्राकृतिक गैस हो गया, तो 3 को यह तो रिफाइनरी वाला हो गया। चौथा उर्वरक हो गया, उर्वरक बिहार में उर्वरक संयंत्र कहाँ है? बरौनी में। बेगूसराय उर्वरक का टॉप प्रोडक्शन करता है। 5वां हो गया कोयला, तो ये भी इसी से रिलेटेड है, पेट्रोलियम रिफाइनरी से हो गया। विद्युत हो गया, सीमेंट और इस्पात, तो ये 8 उद्योग जो है मूल रूप से कोर है भारत का। नवरत्न, तो सार्वजनिक क्षेत्र में चयनित उद्यम 2025 में 6 है, महारत्न की संख्या 14 है, और मिनी रत्न 2 प्रकार का होता है, एक मिनी रत्न 1 और मिनी रत्न 2। तो मिनी रत्न 1 में 49 कंपनी है, मिनी रत्न 2 में 10 कंपनियां हैं, महारत्न में 14 कंपनियां और नवरत्न में 6 कंपनियां हैं। तो वर्तमान में भारत में नवरत्न की संख्या कितना है? 6, महारत्न कितना है? 14, और मिनी रत्न 1 49, मिनी रत्न 2 10। सबसे बड़ा उद्योग एवं अधिकतम श्रमिक जो है वह कपड़ा उद्योग में लगा हुआ है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 4 नवंबर 2011 को अस्तित्व में आई थी। भारत के GDP में सर्वाधिक योगदान जो है वह सेवा क्षेत्र का है, उद्योग क्षेत्र का है, फिर कृषि। तो भारत की GDP में तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? सेवा का है 1 पे, फिर उद्योग 2 पे, और कृषि 3 पे है। याद रखेंगे 3 2 1, 3 हो गया सेवा क्षेत्र, 2 हो गया उद्योग और 1 हो गया कृषि। जब कुल उत्पादन स्थिर हो तो सीमांत उत्पादन शून्य होता है। वाइट गुड्स, तो अभिजात वर्ग या दैनिक प्रयोग वाली वस्तुएं जो होती है वो वाइट गुड्स कहलाती है। वाइट गुड क्या होती है? अभिजात वर्ग या दैनिक प्रयोग वाली वस्तु जो होती है उसको वाइट बोलेगा। कि दैनिक प्रयोग वाली वस्तु को किस नाम से जाना था? तो वाइट गुड। कुछ चर्चित समिति, जो आबिद हुसैन समिति 1995 में आई थी। लघु और मध्यम उद्योग से रिलेटेड समिति थी। कौन? आबिद हुसैन। तो आबिद हुसैन किससे? लघु और मध्यम उद्योग से संबंधित समिति थी। इसका उद्देश्य लघु उद्देश्य हेतु वस्तु का आरक्षण समाप्त हो। मीरा सेठ समिति, तो हथकरघा से संबंधित समिति थी मीरा सेठ। लघु उद्योग से संबंधित तो है आबिद हुसैन, मीरा सेठ हथकरघा से संबंधित थी। ओंकार गोस्वामी समिति, तो औद्योगिक रुग्णता से संबंधित थी। ओंकार गोस्वामी समिति। नायक समिति, तो लघु उद्योग रुग्णता से संबंधित नायक समिति। उद्योग क्षेत्र में विशाखापत्तनम में पोत निर्माण, विशाखापत्तनम में क्या पोत निर्माण हुआ? पोर्ट। कोयम्बटूर में सूती वस्त्र उद्योग। कपूरथला में रेल डिब्बा स्थापित हुआ। बरौनी में तेल सोधा कारखाना। मूरी में एल्युमिनियम उद्योग। सेवा क्षेत्र, तो
परिवहन, संचार और व्यापार यही सेवा क्षेत्र में आता है। तो सड़क परिवहन में भारत का सबसे लंबा अगर NH देखें तो NH44 है, पहले यही NH44 NH7 हुआ करता था। सबसे ज़्यादा NH जो है वो भारत में उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा प्रांतीय राजमार्ग जो है महाराष्ट्र में, ये स्टेट हाईवे। रेलवे परिवहन तो हाजीपुर पूर्व मध्य रेलवे का जोनल हेडक्वार्टर जो कि बिहार में पड़ता है। कोलकाता जो है वह दक्षिण पूर्व का हेडक्वार्टर है। गोरखपुर उत्तर पूर्व का है। इलाहाबाद उत्तर मध्य का है। तो ये सब पूछेगा तो नहीं। जल परिवहन तो बंदरगाह में बड़े बंदरगाह कुल 13 को बड़ा बंदरगाह है। राष्ट्रीय जलमार्ग 13 को बड़ा बंदरगाह है। राष्ट्रीय जलमार्ग NWN जो है नेशनल वाटरवे, NW1 नेशनल वाटरवे राष्ट्रीय जलमार्ग। तो यह कोई पूछ सकता है कि इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। इलाहाबाद को हल्दिया, यह पटना से होकर गंगा नदी से गुजरता है। इलाहाबाद हल्दिया बंगाल में और इलाहाबाद यूपी में है। तो यह 1660 किलोमीटर का सबसे लंबा NW नेशनल वाटरवे है जो इलाहाबाद से बंगाल के हल्दिया को जोड़ता है और यह 1620 किलोमीटर का है। वहीं दूसरा NW जो है वह नेशनल वाटरवे दूसरा जो है वह सदिया को धुबरी से जोड़ता है, 891 किलोमीटर का था। अब एक 1620 एक सीधा उसका 891 किलोमीटर है। गुजरात, तो गुजरात में तो अलंग गुजरात सबसे बड़ा जहाज तोड़ने वाला पोर्ट कौन है? अलंग गुजरात का है। कांडला गुजरात का सबसे बड़ा आयात बंदरगाह है और इसका नया नाम पड़ गया है कांडला का दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो अलंग जो है गुजरात में सबसे बड़ा जहाज को तोड़ने वाला बंदरगाह है। वहीं गुजरात का जो एक जगह है कांडला, जिसका वर्तमान में नाम हो गया दीनदयाल उपाध्याय, तो पहले इसका नाम कांडला हुआ करता था। यह गुजरात का सबसे बड़ा आयातित बंदरगाह, यानी सबसे ज़्यादा कोई चीज़ आता है तो गुजरात के कांडला बंदरगाह जो वर्तमान में दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाता है उस पर आयात होता है। कच्छ गुजरात का जो एक बंदरगाह है एक नेचुरल बंदरगाह है, यह नेचुरल पोर्ट है, प्राकृतिक बंदरगाह है। बम्बई जो है बम्बई सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, अगर क्वेश्चन पूछे तो यह बम्बई हो जाएगा। न्यावा सोवापत्तन या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह एकमात्र मानव निर्मित बंदरगाह है जो अभी मुंबई में नवी मुंबई में है। न्यावा सोवापत्तन या जवाहरलाल नेहरू, न्यावा सोवा का ही नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। केरल का एक बंदरगाह है कोची जो कि प्राकृतिक बंदरगाह का उदाहरण है। तमिलनाडु का तूतीकोरिन तमिलनाडु का कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण है। चेन्नई या सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, चेन्नई क्या है सबसे बड़ा, तमिलनाडु में कितने बंदरगाह है? 3 है। तूतीकोरिन कृत्रिम है और चेन्नई जो है वह सबसे बड़ा कृत्रिम है। और इन्नौर जो है यह भी तमिलनाडु का बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश में जो बंदरगाह है उसमें विशाखापट्टनम, यह सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। तो सबसे बड़ा अगर पूछ दे प्राकृतिक तो यह मुंबई का है। सबसे गहरा अगर प्राकृतिक पूछे तो आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है और यहाँ पे हिंदुस्तान शिपयार्ड के समान है। पश्चिम बंगाल का 2 है, पश्चिम बंगाल में डायमंड हार्बर, इसी को कोलकाता बंदरगाह कहते हैं। यही उड़ीसा का एक बंदरगाह है पारादीप, पटना में है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान गंगा में है। राजकोषीय व्यवस्था तो कर व्यवस्था, तो टैक्स कर क्या होता है? अनिवार्य राशि। अनिवार्य राशि सरकार द्वारा नागरिकों से वसूला जाता है, यानी अनिवार्य राशि वैसा राशि जो अनिवार्य है वसूलना, और यह सरकार जब नागरिकों से वसूल करती है तो वही टैक्स यानी कर कहलाता है। भारत में अधोगामी कर प्रणाली है, यानी प्रगतिशील एवं अनुपातिक का मिश्रण है अधोगामी। कर के प्रकार तो मेंस में पढ़ेंगे, समझ में डिटेल में आएगा। प्रत्यक्ष कर, तो प्रत्यक्ष कर क्या होता है? जब ऐसा कर जिस पर लगाया जाता है उसके द्वारा ही भुगतान कर दिया जाता है तो डायरेक्ट टैक्स हो गया प्रत्यक्ष कर। जैसे कि आयकर, इनकम पर लगने वाला टैक्स प्रत्यक्ष कर आयकर कहलाता है। जैसे कि संपत्ति कर, संपत्ति पर लगने वाला कर हो गया संपदा कर। निगम कर या निगम कर या कंपनी के ऊपर, कंपनी के लाभ के ऊपर लगने वाला कर, या फिर उद्ग्रह संघ द्वारा विभाजन या संघ राज्य में वर्तमान में सरकार का सर्वाधिक आय जो होता है वह निगम कर या कंपनी कर से प्राप्त होता है। तो सरकार को सबसे अधिक आय किससे प्राप्त होता है वर्तमान में? क्वेश्चन पूछ सकता है। तो निगम कर या कंपनी कर से, निगम कर को ही कंपनी, तो निगम कर या कंपनी कर से वर्तमान में सरकार को सबसे अधिक आय प्राप्त होता है। ये सब डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है? तो इनकम टैक्स हो गया, संपत्ति कर हो गया, संपदा कर हो गया, निगम या कंपनी कर, ये 4 कर डायरेक्ट टैक्स के उदाहरण है। अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स, तो जिस पर लगाया जाता है उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं और उसके द्वारा भुगतान न होकर किसी और द्वारा भुगतान होता है, यानी जिस पर लगाया जाता है उसके द्वारा भुगतान होकर कोई और भुगतान करता है। जैसे बिक्री कर हो गया, उत्पाद शुल्क, प्रोडक्शन अगर कुछ हम उत्पाद किए तो यह अप्रत्यक्ष रूप से इस पर टैक्स लगेगा। सीमा शुल्क हो गया, सेवा कर हो गया, तो सीमा शुल्क, सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद कर, कुछ हम प्रोडक्शन किए चीनी नून तेल इस सब पे, तो इस पर अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स लग जाएगा। तो यह अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। GST गुड सर्विस टैक्स, जो वस्तु और सेवा कर। अप्रत्यक्ष करो 1 जुलाई 2017 को अस्तित्व में आया था GST। यह प्रत्यक्ष करों से संबंधित है। इसके माध्यम से विभिन्न अप्रत्यक्ष कर जैसे कि उत्पाद शुल्क, सेवा आदि को एकीकृत रूप में डाल दिया गया और प्रणाली के तहत लागू कर दिया गया। GST सभी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से लेकर उपभोग तक प्रत्येक चरण में मूल्य वर्धन पर लगाया जाता है। वैश्विक संदर्भ में सर्वप्रथम GST जो है फ्रांस में लागू किया गया था। भारत में जो GST मॉडल है वह कनाडा के मॉडल का डुअल GST मॉडल अपनाया है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा GST कहाँ, तो फ्रांस में लागू हुआ। भारत ने जिस मॉडल को GST को भारत में अडॉप्ट किया है वो कहाँ का है, तो वह अडॉप्ट किया कनाडा के मॉडल को।
यानी भारत ने जीएसटी को कनाडा के मॉडल को जो है एक्सेप्ट किया देश में। भारत में जीएसटी में सबसे पहले मोड वैट 1986 में, सीन वैट 2000 में और वैट 2005 में लागू किया गया। तो भारत में जीएसटी से पहले क्या क्या लागू हो चुका था? तो मोड वैट 1986 में, सीन वैट 2000 में और वैट ये करीब हुआ एक प्रकार का 2005 में लागू हुआ था, पूछेगा नहीं। जीएसटी को जो 1 जुलाई 2017 को यही लागू किया गया था। इससे संबंधित संविधान का अधिनियम, तो जीएसटी लागू करने के लिए संविधान में 101वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था। विधेयक 122वां था और अधिनियम जब पास हो गया तो बन गया 101वां, यानी 122वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, जिसको पास होने के बाद ये 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया और यह जीएसटी इसके तहत लागू हो गया। संविधान में आर्टिकल 269(1) में जीएसटी से संबंधित प्रावधान को शामिल कर दिया गया और 279A में जीएसटी परिषद, तो जीएसटी परिषद का प्रावधान 279A में है और जीएसटी संबंधित प्रावधान जो है वो 269 के एक में डाला गया। इसका अध्यक्ष जो होता है, तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्री होता है। या पूरे देश में एक ही दर पर लागू होता है, यानी भारत में अगर चीनी का कोई मूल्य बिहार में जितना है उतना तमिलनाडु में होगा, उतना महाराष्ट्र में जीएसटी उतना ही सेम लगेगा। तो सभी जगह पे एक जैसा जीएसटी। इसके प्रभाव से पहले जो है वो 17 कर हुआ करते थे, 8 केंद्रीय कर, 9 राज्य कर। इसको समाप्त कर एक जीएसटी लागू किया गया। इसके तहत 3 प्रकार के कर लिए जाते हैं। एक CGST यानी सेंट्रल जीएसटी हो गया, एक SGST यानी स्टेट जीएसटी, एक हो गया UTGST यूनियन टेरिटरी जीएसटी और एक हो गया इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो 4 प्रकार के हो गया, सेंट्रल, स्टेट और यूनियन टेरिटरी और इंटीग्रेटेड। करों के 4 स्लैब को इसमें रखा गया है। 5 स्लैब देखा जाता है, वो 0 है तो उसको हटा दिया। 4 स्लैब मुक्त है, 5, 12, 18, 28। इस प्रकार से सारे चीज़ों को इन 4 स्लैब में बांट दिया गया। कुछ 5% जीएसटी लगेगा, कुछ पे 12% लगेगा, कुछ पे 18% लगेगा, कुछ पे 28% लगेगा। यह डिसाइड हर साल के बजट और आर्थिक सर्वेक्षण में होता है कि बजट में किस पे कितना % हम टैक्स लेंगे। राजस्व घाटा, तो राजस्व घाटा यानी राजस्व घाटा, राजस्व का घाटा क्या हो जाएगा? यदि हमारा घाटा क्या हो जाएगा, हमारे मान लो कि मेरा घाटा क्या होगा, मेरा पर्सनल का घाटा क्या हो जाएगा? हम जो इनकम किए 10 रुपया और खर्च किए 15 रुपया, यानी हमारा जो कुल आय हुआ और कुल खर्च हुआ, तो खर्च जब ज़्यादा हो जाएगा तो 5 रुपया खर्च ज़्यादा हुआ, यही 5 रुपया राजस्व मेरा घाटा हो गया। यही देश के लिए, देश की दृष्टि से देखा जाए तो यही राजस्व जो प्राप्ति होती है उसमें से, राजस्व प्राप्ति मतलब पूरे देश का, राज्य का प्राप्ति, राष्ट्र का प्राप्ति। और तो राजस्व जो प्राप्ति हुआ, इनकम किया, और वह जो खर्च कर रहा है राज्य, वह अगर ज़्यादा हो रहा है खर्च, यानी इनकम से ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो वही राजस्व घाटा कहलाता है। और बजट घाटा तो मेन राजस्व घाटा, यहाँ से क्वेश्चन आता है, रेवेन्यू डेफिसिट। तो बजट घाटा, तो बजट तो कुल प्राप्ति, यानी कुल प्राप्ति में क्या क्या हो जाएगा? तो कुल प्राप्ति में होता है राजस्व की प्राप्ति, जो भी राजस्व से राज्य से प्राप्त हुआ है। पूंजीगत प्राप्ति, जिसको कैपिटल इनकम बोलेंगे, तो पूंजीगत प्राप्ति, तो यह कुल हुआ। और इसमें से यदि कुल व्यय घटाते हैं, यानी बजट में मतलब क्या हुआ, हमारा बजट है 500 करोड़, हमारा बजट प्राप्त हुआ 500 करोड़ का, और खर्च हम बना दिए, हम 500 करोड़ का बजट हमको इनकम से मिला, हमको अनुमान है कि हमको 500 करोड़ मिला और हम खर्च जान के बना दिए 600 करोड़ का, तो यही हो गया बजट घाटा। राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो बजट घाटा अगर मान लीजिए कि हमको 100 करोड़ का है बजट घाटा, और उसमें उधार और देताएं, यानी उधार और देताएं जो हमको देने हैं, और तो ये 100 करोड़ का जो बजट घटा हुआ और प्लस में उधार देता है जो पहले से, तो ये दोनों का जो योग होता है वही राज्य का कुल राजकोषीय घाटा होता है। प्राथमिक घाटा, क्वेश्चन नहीं पूछेगा प्राथमिक घाटा। राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान घटाते, सबसे बड़ा घाटा राजकोषीय घाटा होता है, सबसे बड़ा घाटा राजकोषीय घाटा, और सबसे छोटा घाटा जो होता है प्राथमिक घाटा होता है। राजस्व व्यय का सबसे बड़ा जो मद होता है वो ब्याज भुगतान होता है। तो राजस्व व्यय यानी राजस्व का जो खर्चा है, हमारे देश का जो सबसे खर्चा अधिक है, वो ब्याज भुगतान बहुत ज़्यादा करना होता है। यह हमारे देश के सबसे बड़ा खर्च का मद है। राज्य चलैया समिति 1991 में आई थी, जो है टैक्स में सुधार से, टैक्स रिफॉर्म से संबंधित समिति को कमेटी पूछेगा। टैक्स रिफॉर्म कमेटी कौन थी? सबसे पहले तो राज्य चलैया समिति 1991 में आई थी। उसके अलावा कर सुधार से संबंधित यानी टैक्स रिफॉर्म के लिए दूसरी समिति 2003 में आई थी, जिसका नाम था केलकर समिति। तो चलैया समिति 1991 में आई थी, कर सुधार से संबंधित थी। केलकर समिति 2003 में आई थी, टैक्स रिफॉर्म के लिए 2003 की जो कमेटी थी केलकर कमेटी, यह टैक्स सुधार के लिए आई थी। तो 2 समिति याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद आया था FRBM एक्ट 2003 में राजकोषीय घाटा संबंधित था, और सब्सिडी को 2 प्रकार में बांटा। एक मेरिट सब्सिडी यानी सबको लाभ हो, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, और एक था नॉन मेरिट सब्सिडी। स्वास्थ्य, शिक्षा इसमें सबको लाभ हो, इसमें मेरिट सब्सिडी में रखा। और नॉन मेरिट सब्सिडी, तो नॉन मेरिट सब्सिडी में कुछ ऐसे वर्ग को लाभ हो, कुछ ऐसे लाभ हो जैसे कि उच्च शिक्षा के लिए जो लाभ लेना चाहता है। बजट, तो बजट क्या होता है? सरकार के राजकोषीय नीति से संबंधित होता है बजट। बजट क्या हो गया कि बजट सरकार का जो राजकोषीय नीति है, जो भी इसका पॉलिसी है अपने राष्ट्र के लिए, वही पॉलिसी कहलाता है बजट। तो यह पॉलिसी ही बजट कहलाता है। बजट में बताता है कि इतना आमदनी होने वाला है, इतना हम खर्च करेंगे, इसी मद से ये आएगा और इसी मद में हम खर्च करेंगे, यही बजट होता है। और जेंडर बजट का जो आरंभ माना जाता है 2005-06 वित्तीय वर्ष को माना जाता है। रेल बजट जो है वह, रेल बजट क्या है? रेल बजट और आम बजट जो है वह साथ साथ आता था, लेकिन रेल बजट को आम बजट से
2017-18 से रेल बजट आम बजट के साथ साथ 2017-18 तक आता था, लेकिन 2017-18 से रेल बजट को आम बजट से अलग क्वेश्चन पूछ देगा कि रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया गया, तो 2017-18 वो तिथि था, वित्तीय वर्ष था जब रेल बजट को आम बजट से भी अलग कर दिया गया। क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि जेंडर बजट का आरंभ कब माना जाता है, आगाज कब माना जाता है, 2005-6 वो तिथि जब जेंडर बजट प्रारंभ होता है देश में। वित्त आयोग तो अनुच्छेद 280 वो अनुच्छेद है जो वित्त आयोग के लिए वित्त आयोग का प्रावधान करता है संघ और राज्य दोनों के लिए, संघ और राज्य दोनों के मध्य कर राजस्व वितरण हेतु सिफारिश करता है, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच पैसा का लफड़ा लफड़ी न हो, झगड़ा झगड़ी न हो, इसके लिए राजस्व बंटवारे के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया गया है। यानी वित्त आयोग पूरी तरह से बंटवारा करता है कि कौन से स्टेट को, कौन से देश, केंद्र के पास कितना, राज्य के पास कितना, यूनियन टेरिटरी के पास कितना पैसा जाएगा, इसके लिए वित्त आयोग का गठन किया गया अनुच्छेद 280 में। और इसकी सिफारिश पर ही 15वें वित्त आयोग का गठन 21 से 25 के लिए हुआ था, जिसके अध्यक्ष एन के सिंह थे। और अभी 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है 26 से 31 के लिए। और अरविंद पनगडिया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अरविंद पनगडिया इन्हीं की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है। मुद्रा, मुद्रा तो धन, स्थिर तत्व ही धन कहलाता है। पूंजी क्या है, तो पूंजी जो होता है वो गतिशील तत्व। तो धन क्या है, स्थिर तत्व है, धन स्थिर तत्व है। पूंजी क्या है, एक गतिशील तत्व है। जब धन को हम क्या करते हैं, यानी स्थिर तत्व को, जब धन को यानी स्थिर तत्व को उत्पादन प्रक्रिया में लगा देते हैं, यानी उसको जब हम चलता हुआ गतिशील बना देते हैं, तो वही पूंजी कहलाते हैं। यानी धन क्या है कि स्थिर अवस्था है और पूंजी है गतिशील, यानी हम अपनी स्थिर अवस्था को जब पूंजी अवस्था में लगा देते हैं, पूंजी जब उत्पादन प्रक्रिया में लगा देते हैं कुछ और अधिक, धन को और अधिक ज़्यादा बनाने के लालच में या धन को और अधिक ज़्यादा बनाने के उद्देश्य से, तो वही पूंजी कहलाता है। मुद्रा की पूर्ति चार मापकों के आधार पर होती है। मुद्रा की पूर्ति 4 मापकों के आधार पर होती है। M1 यानी प्रचलन में करेंसी प्लस मांग प्लस अन्य जमा। M2 मतलब M1 प्लस डाकघर की जमाएं। M3 बराबर M1 प्लस सावधि जमाएं। और M4 मतलब डाकघर प्लस M3। तो मुद्रा की पूर्ति 4 मापक के आधार पर की जाती है। ये सब क्वेश्चन तो पूछता वैसे न है, लेकिन याद रखें 4 आधार पर मुद्रा की मापक की जाती है। विस्तृत मुद्रा या सुलभ मुद्रा, जिसको कि ब्रॉड मनी बोलते हैं, या ब्रॉड मनी यानी जिसको विस्तृत मुद्रा या सुलभ मुद्रा कहते हैं, तो उसको M3 को कहा जाता है। तो ब्रॉड मनी किसको कहेंगे, M3 को। M3 में क्या आ जाएगा, तो M1 में क्या है, तो प्रचलन में जो करेंसी है वो, तो प्रचलन में जो M1 में मतलब M1 में क्या आएगा, M1 में आएगा प्रचलन में जो करेंसी है, जो भी चल रहा है 10, 50, 100, 500 का नोट, वो प्लस में जो मांग जमा है, जो जमा है और वो कभी भी हम लोग ले सकते हैं, वो जमा, और जो अन्य जमा है, ये तीनों को मिलाने पे बनता है M1। अब M1 जब बन गया किस किस के, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि M1 किस किस का योजक कड़ी है, तो M1 है प्रचलन में जो करेंसी है वो। ये भी पूछ सकता है कि जो करेंसी बन चुकी हो, तो नहीं, जो प्रचलन में करेंसी है वो इसमें आएगा, काउंट होगा। और मांग जमा जो है और जो अन्य जमा है, तीनों का योग होता है M1। अब M2 M1 से बनेगा, तो M2 क्या बोलेगा, तो M बोलेगा कि M1, यानी कि M2 में अभी भी पूछ सकता है कि M1 प्लस डाकघर की जमा है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि प्रचलन में करेंसी प्लस मांग जमा प्लस अन्य जमा प्लस डाकघर की जमा है, तो ये हो जाएगा M2। यानी ये तीनों को एक साथ दे सकता है, या फिर तीनों जगह पे M1 वर्ड यूज कर सकता है। तो कोई एक बोले या फिर तीनों बोले, तो ये M2 का पूरा काउंट हो जाएगा। अब बोलेगा कि M3 क्या है, तो M3 बोलेगा कि M1। अब M3 बोलेगा कि M3 के बारे में क्या है, तो पहले M1 को याद कर लेना। तो M3 हो जाएगा प्रचलन में जो करेंसी है वो, फिर मांग जमा और फिर अन्य जमा, तो ये 3 M1 है। और M1 में जब सावधि जमा को जोड़ेंगे तो वही M3 कहलाएगा, M3। और सावधि जमा को जोड़ेंगे तो M3 कहलाएगा, और यही कहलाता है विस्तृत मुद्रा या फिर ब्रॉड मनी या फिर सुलभ मुद्रा। तो यही M3 क्या है, जब M1 में यानी प्रचलित करेंसी, मांग जमा और अन्य जमा, इन तीनों में जब सावधि जमा को भी जोड़ देंगे तो M3 बन जाएगा, और यही M3 बन जाता है विस्तृत मुद्रा या फिर सुलभ मुद्रा। जो क्वेश्चन पूछेगा तो इजीली बन जाएगा। अब M4 क्या बोलता है, तो M4 बोलता है कि M3 को जोड़ो। अब M3 में ऑलरेडी 4 गो चीज़ है, कौन कौन चीज़ है, तो एक है प्रचलन में करेंसी प्लस मांग जमा प्लस अन्य जमा, यानी M1 है M3 में, और इसके अलावा सावधि जमा, तो 4 चीज़ हो गया। और इसमें डाकघर की जमाएँ भी जोड़ दो, यानी इन चीज़ों को जोड़ने के बाद बनता है M4। तो इसको थोड़ा याद करना रहेगा, याद करने पर क्वेश्चन पूछेगा तो ये बोनस मार्क्स आएगा, बहुत कम लोग इसको बनाएगा। काली मुद्रा, ब्लैक मनी किसको बोलते हैं, यानी अवैध आय जिस पर कोई टैक्स हमने नहीं दिया है, वही ब्लैक मनी कहलाता है। महंगी मुद्रा किसको बोलते हैं, तो दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा जो है वो पाउंड स्टर्लिंग है, जो अभी तक की सबसे महंगी मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग, जो अभी पिछले बीपीएससी का क्वेश्चन भी था कि दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा कौन है, पाउंड स्टर्लिंग। प्लास्टिक मनी, तो प्लास्टिक मनी क्या है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है या प्लास्टिक मनी है।
स्मार्ट मनी क्या है? तो स्मार्ट मनी क्रेडिट कार्ड है, प्लास्टिक मनी क्रेडिट डेबिट, स्मार्ट मनी क्रेडिट कार्ड। मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति किसको कहेंगे? जो वह स्थिति, मुद्रास्फीति कौन सी स्थिति है? तो वह स्थिति, कौन सी? वह स्थिति जब वस्तु के मूल्य में वृद्धि और मुद्रा के मूल्य में कमी होने लगती है। वस्तु के मूल्य यानी किसी वस्तु का दाम 5 रुपया था, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, तो वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने लगी। और मुद्रा का मूल्य यानी मुद्रा का वैल्यू घट गया। पहले जिसकी पेन को खरीदने के लिए हम मुद्रा 5 रुपया लगता, उस पेन को खरीदने के लिए 50 रुपया लगने लगा मात्र 2 महीने के अंदर। तो मुद्रास्फीति बहुत बढ़ गया, यानी कि मूल्य, पैसा का जो ताकत था, पैसा की जो शक्ति थी, पैसा का जो मूल्य था, उस मूल्य में गिरावट हो गया, यानी मुद्रा के मूल्य में गिरावट हो गया और वस्तु के मूल्य में बढ़ोतरी हो गई। यही स्थिति मुद्रास्फीति कहलाती है। और यह जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो यह खतरा हो जाता है देश के लिए। तो और ऐसी स्थिति में क्या होगा? जब मुद्रा का कोई मूल्य नहीं बचेगा तो वस्तु का कीमत बढ़ जाएगा, यानी वस्तु जो है वो पैसा से ज़्यादा वैल्यू का चीज़ बन गया। अभी पैसा वैल्यू था लेकिन अब वस्तु वैल्यू वाला चीज़ बन गया। यानी ऐसी स्थिति में वस्तु और सेवा जो भी है उसके उत्पादन की तुलना में मुद्रा के प्रचलन की अपेक्षाकृत तीव्र हो जाती है, यानी वस्तु और सेवाओं का जो है मूल्य बढ़ने लगता है। और यह स्थिति अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति कहलाती है। मुद्रास्फीति का सर्वाधिक लाभ किसको होता है? तो देनदार को होता है या फिर ऋणी को। तो मुद्रास्फीति में सबसे अधिक लाभ जो होता है, जैसे कि हम किसी को 100 रुपया दिए, और जो लिया है वो 100 रुपया आज हमसे लिया, और वो 100 रुपये में आज 10 कलम खरीद लिया। वह आज 100 रुपये में 10 कलम खरीद लिया। अब आगे मुद्रास्फीति आया, अब 1 महीना बाद मुद्रास्फीति आ गया। अब वो 10 कलम को, अब मुद्रास्फीति में पहले वो 100 रुपये में 10 कलम खरीदा, हम जो रुपया दिए उसको 10 कलम खरीद लिया। आज वो 100 रुपये में 10 कलम खरीदा, अब वो 10 कलम उसके पास है। अब उस 10 कलम को वो, आज मुद्रास्फीति जब बढ़ गया तो उस 10 कलम को बेच देगा 100 रुपया करके 1000 में, तो उसके पास आ गया 1000 रुपये। यानी कि उसको, ऋणी जो था उसको सबसे अधिक लाभ हो जाता है, यानी जो पैसा लेता है मुद्रास्फीति में जब हो जाती है तो उसको लाभ हो जाता है। मुद्रास्फीति का अस्थायी कमी, यानी मुद्रास्फीति में की अस्थायी कमी, यानी मुद्रास्फीति का कम होना अविस्फीति कहलाता है। मुद्रास्फीति के माप 3 प्रकार के, 3 आधार पर होता है। तो किस आधार पर मुद्रास्फीति का मापन होता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, तो मुद्रास्फीति का मापन 3 आधार पर किया जाता है। एक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो 2014 से मान्य है और सबसे प्रचलित तकनीक यही है मुद्रास्फीति के मापन का, जो 2014 से मान्य है, सर्वाधिक प्रचलन 2014 से मुद्रास्फीति का। और क्या है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। दूसरा है थोक मूल्य सूचकांक। तो पहले से यह सबसे प्रचलित है, यानी यह आंकड़ा जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तब थोक मूल्य सूचकांक, यानी वर्तमान में है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी हम लोग कुछ खरीद रहे हैं तो उस मूल्य के आधार पर आकलन लगा लेते हैं कि मुद्रास्फीति बढ़ रहा है घट रहा है। तो ये सबसे मान्य है और सबसे बेसिक रूप से पता चलता है। चीनी का रेट अगर ज़्यादा बढ़ गया तो पता चलेगा कि हाँ भाई मुद्रास्फीति बढ़ रहा है, चावल का रेट बढ़ गया तो मुद्रास्फीति बढ़ रहा है। तो इन चीज़ों से, यानी उपभोक्ताओं के मूल्य सूचकांक से आकलन लगाना 14 से प्रचलित है। थोक मूल्य सूचकांक, अब इंटरनेशनल बाजार में कुछ चेंज हुआ, उस बेस पे पता चला, और मतलब इसमें छोटा सा रीजन छुप गया। जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट में चावल या गेहूँ का प्राइस वही है जो भी हो, 10 रुपये किलो या 5 रुपये किलो जो भी हो, लेकिन अगर बिहार में बाढ़ आ गया तो यहाँ पे आपूर्ति बाधित हो गया, तो यहाँ पे तो इसका रेट बढ़ गया। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में रेट वही है, लेकिन बिहार में बाढ़ की वजह से या फिर कुछ भी आया, भूकंप आया, जो भी वजह से उसकी आपूर्ति कम हो गई तो उसका रेट बढ़ेगा। बिहार में भी रेट बढ़ेगा, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में वही रेट है। तो इन सब चीज़ों में, थोक मूल्य सूचकांक में ये सब चीज़ें छूट जाती थी, क्षेत्रीय स्तर की समस्याएं छूट जाती थी, और लगता था कि मुद्रास्फीति है नहीं, लेकिन ग्रामीण या क्षेत्रीय स्तर पर मुद्रास्फीति देखने को मिलती। तो इसलिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को सबसे मान्य माना गया कि ये सही है। और यह आंकड़ा जो था वो थोक मूल्य सूचकांक वाणिज्य जो उद्योग मंत्रालय है, क्योंकि नेशनल लेवल पे यह काम होती थी। और तीसरा था श्रमिक जीवन निर्वाह लागत सूचकांक। तो तीसरा मापने का तरीका क्या है? श्रमिक जीवन निर्वाह लागत सूचकांक, यानी श्रमिक जीवन कैसे अपना जीवन निर्वाह करता है, उस बेस पे भी मुद्रास्फीति का आकलन किया जा सकता है। मुद्रास्फीति के रूप तो कई प्रकार के होते हैं। एक लागत जनित मुद्रास्फीति, यानी लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, यानी लागत में वृद्धि होने से कीमत में वृद्धि। अब मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? कि कीमत में वृद्धि हो जाना, वस्तु की कीमत बढ़ जाना। तो कीमत कब बढ़ेगा? यदि कि कीमत बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। मान लो कि हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन में हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं। अगर हम आटा बना रहे हैं तो गेहूँ खरीद के आटा बना रहे हैं, तो गेहूँ अगर 20 रुपये केजी था तो आटा 25 बना के बेच रहे हैं। और गेहूँ का ही रॉ मटेरियल का दाम बढ़ गया 24 रुपये, तो आटा 29 बिकेगा। तो एक हो गया कि लागत, यानी उस गेहूं के लागत में वृद्धि हो गया, गेहूं का लागत ही बढ़ गया। तो इस वजह से लागत जनित मुद्रास्फीति भी हो सकता है कि गेहूं के उत्पादन लागत में क्यों बढ़ोतरी हो, क्योंकि पहले जो लेबर काम करता था 100 रुपये में, वो अब कर रहा है 150 में। तो लागत जनित मुद्रास्फीति एक हो गया। दूसरा हुआ मांग जनित मुद्रास्फीति। अब दूसरा हो जाएगा कि हमारे पास स्टॉक में आइटम 10 ही है और मांगने वाला पहले 10 था या 8 था, अब 12 हो गया।
फिर 15 हो गया, यानी कि मांग, यानी इसकी मांग बढ़ गई, यानी मांगने वाले 12 लोग हो गए, यानी लोगों के पास मांगा क्यों, तो लोगों के पास पैसा आया। पैसा कहाँ से आया, वो कमाया, तो पैसा आया तो मांग बढ़ा। तो मांग बढ़ने से जो मुद्रास्फीति मार्केट में देखने को मिलती है वो मांग जनित मुद्रास्फीति। लागत के कारण जो मुद्रास्फीति मार्केट में देखने को मिलती है वो लागत जनित मुद्रास्फीति। और और इससे क्या होता है कि चालू कीमत पर वस्तु और सेवा के कुल मांग में कुल पूर्ति की तुलना में अधिक हो जाता है, यानी मांग जो है उससे अधिक पूर्ति से अधिक मांग हो जाता है। अब हमारे देश का क्षमता है, हमारे देश की क्षमता है 150 करोड़ को खाना खिलाने का। अभी 50 करोड़ लोग कहीं और आ जाए तो 200 करोड़ लोगों को खाना खिलाना हमारे देश की क्षमता नहीं है, तो इस वजह से मांग एकाएक बढ़ गया। अभी मार्केट में भी 8वां पे कमीशन आने वाला है, तो पैसा सबके पास बढ़ेगा, तो पैसा बढ़ेगा तो वो लोग, जिसके पास पैसा बढ़ेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय पैसा बढ़ेगा तो वो लोग खर्च भी करेंगे। जब खर्च करेंगे तो ऑटोमेटिक है, मार्केट में खर्च करेंगे तो मांग बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी। यानी तय है कि 8वां पे कमीशन लागू होगा, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जब सैलरी बढ़ेगा तो वो खर्च करेंगे तो बाजार में मांग बढ़ेगा तो वस्तु की कीमत बढ़ेगी, जिसमें लग्जरियस चीज़ की कीमत ज़्यादा देखने को मिलती है बढ़ने के लिए, गाड़ी घोड़ा मकान इन चीज़ों में। तो ये मांग जनित मुद्रास्फीति हो गया। यानी कर्मचारियों की महंगाई भत्ता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर, कर्मचारी का जो महंगाई भत्ता है वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय किया जाता है। और औद्योगिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है 2016 में, औद्योगिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कब आया था, 2016 में, और इसी के बेस पे कर्मचारियों की महंगाई भत्ता का आकलन होता है। यानी डीए जो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस मिलता है वह औद्योगिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2016 के बेस पे। मुद्रा का अवमूल्यन, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्रा की तुलना में देश की मुद्रा का मूल्य घट जाना ही या फिर प्रवाह निर्यात बढ़ जाना, प्रवाह निर्यात बढ़ना और आयात का घटना मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्रा की तुलना में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त होने वाला मुद्रा कौन है, डॉलर है, मुख्य रूप से डॉलर है। तो डॉलर की तुलना में हमारे देश की मुद्रा क्या है, रुपया है। तो डॉलर की तुलना में क्या हो जाए, डॉलर की तुलना में रुपया का मूल्य घट जाना। यानी अभी एक डॉलर का दाम था 80 रुपया, अभी एक डॉलर का दाम कितना था, 80 रुपया। अब एक डॉलर का दाम हो गया 90 रुपया, यानी हमारे मुद्रा का मूल्य घट गया। हमारे मुद्रा अब $1 में, पहले कोई आदमी $1 देके 80 भारत का रुपया खरीद सकता था, अब $1 देके वो 90 रुपया खरीद सकता है, यानी हमारे भारत की मुद्रा का मूल्य घट गया। यानी प्रभाव जो है वो निर्यात बढ़ना या फिर आयात घटना देखने को मिलता है। तब क्या हो जाएगा कि हम पहले $1 में 80 रुपया भारत का था, अभी $1 में भारत का 90 रुपया हो गया। तो इसका प्रभाव क्या देखने को मिलेगा, प्रभाव देखने को मिलेगा कि निर्यात बढ़ जाएगा और हमारा आयात जो है वो कम हो जाएगा। जब हमारे मुद्रा का मूल्य घट जाएगा तो हमारा निर्यात बढ़ेगा और आयात हम कम करेंगे। एक समय था 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो $1 जो था वह 1 रुपया के बराबर था। $1 जो था वो 1 रुपया के बराबर था, दोनों इक्वल था। लेकिन आज $1 का वैल्यू जो है वो 90 रुपये के आसपास पहुँच चुका है। यानी हमारी मुद्रा लगातार गिरी है आज़ादी के बाद। यही मुद्रा का अवमूल्यन होता है, मुद्रा का गिरना होता है, मुद्रा की बेइज्जती भी इसको कह सकते हैं। रुपये की परिवर्तनीयता, एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तन होना ही मुद्रा की परिवर्तनीयता कहलाती है, यानी कन्वर्टिबिलिटी मनी कहलाएगा। भारत में अगस्त 1994 में चालू खाता पर रुपये की परिवर्तनीयता संभव हुई, लेकिन पूंजी खाता पर अब तक यह चालू खाता पर यानी करेंट अकाउंट पे यह चालू है 1994 से, लेकिन अब तक यह पूंजीगत खाता पे चालू नहीं हुआ है। 1977 में एक समिति आई थी, तरोपार समिति, यही तरापोर समिति की सिफारिश पर थी कि पूंजी खाते को भी परिवर्तनीयता हो, लेकिन इस तरोपार समिति की सिफारिश को अभी तक माना नहीं गया है। हवाला कारोबार, तो बिना सरकारी प्रणाली से गुजरे एक मुद्रा का अवैध तरीके से दूसरी मुद्रा में परिवर्तन करना ही हवाला कारोबार कहलाता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि हवाला कारोबार वर्ड किससे संबंधित है, या फिर दे दिया कि बिना सरकारी प्रणाली से गुजरे, यानी बिना सरकारी जो प्रणाली है यानी गवर्नमेंट जो प्रणाली सिस्टम है उससे गुजरे कोई मुद्रा अवैध तरीके से दूसरी मुद्रा में चेंज हो जाती है, तो यह निम्न में से कौन सा इस रिलेटेड कौन सा कथन सही है। तो हवाला कारोबार फिलिप्स वर्क, लॉरेंज वर्क, लाफर वर्क, तो ये हवाला कारोबार है। फिलिप्स वर्क किसको समझेंगे, हवाला हो गया फिलिप्स वर्क। तो फिलिप्स वर्क क्या करता है, तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को दर्शाने वाला वक्र क्या कहलाता है, तो फिलिप्स वक्र है। या फिर फिलिप्स वक्र निम्न में से किससे संबंधित है, तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को दिखाता है, निर्धनता को दर्शाता है, जनसंख्या वृद्धि दर को दर्शाता है। तो फिलिप्स वक्र जो एकदम इंपॉर्टेंट याद करना है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है, फिलिप्स वक्र एकदम इंपॉर्टेंट है।
लॉरेंज वक्र, तो लॉरेंज वक्र जो है वह जनसंख्या एवं आय के वितरण के संबंध का सूचक है। तो लॉरेंज वक्र जो है वह जनसंख्या और आय के वितरण के संबंध का सूचक है। लॉरेंज वक्र जो है वह जनसंख्या और आय के वितरण के संबंध का सूचक है। लाफेर वक्र, तो लाफेर वक्र जो है वह इसका प्रतिपादन जो कौन किया था, तो ऑर्थर लाफेर ने किया था। लाफेर वक्र का प्रतिपादन कौन, ऑर्थर लाफेर ने किया था। और यह कर की दर और कर से संग्रहित राजस्व के मध्य के संबंध को दर्शाता है। तो कर की दर और कर से जो संग्रहित राजस्व है उसके संबंध को, यानी कर के दर को, टैक्स रेट जो है कर के दर को, और उससे संग्रहित जो राजस्व है, उससे कर से जो हमें राजस्व संग्रहित किया, दोनों के संबंध को दर्शाता है लाफेर वक्र। लॉरेंज वक्र क्या है, तो जनसंख्या और आय, इंपॉर्टेंट है ये चारों। तो हवाला कारोबार, तो यानी बिना सरकारी प्रणाली से गुजरे मुद्रा का अवैध तरीके से दूसरी मुद्रा में चेंज होना, हवाला कारोबार। फिलिप्स वक्र, तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का संबंध, रिलेशन दर्शाता है फिलिप्स वक्र। लॉरेंज वक्र, तो जनसंख्या और आय विवरण का संबंध को दर्शाता है लॉरेंज वक्र। और लाफेर वक्र, तो ऑर्थर लाफेर कर की दर एवं कर की संग्रह को राजस्व के मध्य दर्शाता है लाफेर वक्र। अब कुछ है दक्षिण एशिया में भारत। तो दक्षिण एशिया में भारत जो है, भारत का जो मुद्रा है वो रुपया है। मालदीव का मुद्रा रुफिया है। सेशेल का मुद्रा भी रुपया है। इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है, पश्चिमी हिंद महासागर का देश है। बांग्लादेश की मुद्रा टक्का है। भूटान का नगुल्ट्रम है। नगुल्ट्रम भूटान की मुद्रा है, पूछ चुका है एक बार बीपीएससी। नगुल्ट्रम कहाँ की मुद्रा, तो भूटान का। पूर्वी देश में चीन की मुद्रा तो युआन या रेमेनवी है। जापान की मुद्रा तो जानिए रहे सवाल में, है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा वान है। दक्षिण पूर्वी एशिया के देश, तो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश में अगर देखा जाए तो मलेशिया की मुद्रा रिंगिट है। मलेशिया की मुद्रा क्या है, रिंगिट है। थाईलैंड की मुद्रा बाहत है। वियतनाम की मुद्रा डोंग है, राजधानी हनोई है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। यूएई की दिरहम है। अबू धाबी। सऊदी अरब के रियाद है और मुद्रा रियाल है। यूरोप में इटली की मुद्रा जो है वो लीरा है। इटली की राजधानी क्या है, लीरा है। और तुर्की की मुद्रा जो है वह टर्की लीरा है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है, सीलिंग है। वियना राजधानी। उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको की मुद्रा जो है पेसो है। अन्य सूडान, ट्यूनीशिया और यूगोस्लाविया की मुद्रा क्या है, दिनार है। बैंकिंग, अगला चैप्टर बैंकिंग। तो बैंकिंग में देखा जाए तो 1885 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना होती है। 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना होती है। 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक, तो सबसे पहले बैंक जो स्थापित होता है कौन, इलाहाबाद, 1865 में। 1881 में अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना होती है। 1895 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना होती है। 1948 में IFCI और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना होती है। 1955 में ICICI भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम की स्थापना होती है। 1955 में SBI की स्थापना होती है। 1956 में LIC की स्थापना। 1957 में मुद्रा की दशमलव प्रणाली शुरू होती है 1 अप्रैल 1957 से। और नया पैसा जो है 1957 से 1964 में 1964 से सिर्फ पैसा यानी कागजी मुद्रा शुरू होती है 1962 से। 1964 में IDBI की स्थापना होती है, यानी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ये दूसरा हो जाएगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI का फुल फॉर्म हो जाएगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब होती है, 1964 में। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। उसके बाद UTI और भारतीय यूनिट ट्रस्ट, वही हुआ UTI का स्थापना 1964। 1969 में क्या होता है, 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण करता है। क्वेश्चन कई बार पूछा है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में। और 75 में एक बैंक स्थापित होता है जो अभी बिहार में प्रचलित है, अभी ग्रामीण बैंक में विख्यात है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इस्टेब्लिश कब होता है, 1975 में। 69 में 14 बैंक और 80 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, ध्यान रखें। 1982 में एक्जिम, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, आयात निर्यात। 82 में नबार्ड की स्थापना होती है। एक और क्वेश्चन पूछा है कि नबार्ड की स्थापना किस समिति, जो शिवरामन समिति की सिफारिश पर नबार्ड की स्थापना होती है, क्यों। कृषि शाख में शीर्षस्थ संस्था है नबार्ड, मुख्यालय मुंबई में, यानी कृषि के लिए नबार्ड की स्थापना होती है। 1987 में BIFR की स्थापना। 88 में सेबी की स्थापना होती है, नरसिम्हन समिति। तो क्वेश्चन पूछेगा नबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर, सेबी की स्थापना नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर, वैधानिक रूप से। सिडबी की स्थापना 1990 में, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है। क्या है, कोकमिन बैंक तो साउथ कोरिया का है। सिटी बैंक USA का है। बर्सिलियासा बैंक लंदन का है। ABN एमरो बैंक नीदरलैंड। HSBC तो हांगकांग का है, HSBC। स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक ब्रिटेन और BNP फ्रांस का। पूछे नहीं पूछे इसे ही।
विभिन्न बैंकों के ऋण। तो लघु ऋण की श्रेणी में कितना टाइम पीरियड का कम ऋण जो है लघु ऋण में, तो 15 महीने से कम का ऋण लघु ऋण में आता है। मध्यम ऋण में 15 महीने से 5 साल का जो ऋण होता है मध्यम ऋण, और दीर्घ ऋण में 5 साल से अधिक का जो ऋण होता है दीर्घ ऋण। एनपीए जिसको कि नॉन परफॉर्मिंग असेट कहते हैं, यह गैर निष्पादीय संपत्ति, ऐसा ऋण जिस पर भुगतान के 30 दिन के बाद और 90 दिन तक, यानी अर्थात 1 महीने के बाद और 3 महीने तक न तो कोई मुख्य रकम की किस्त और न ही उस पर देय राशि निर्धारित ब्याज दर पर अदा की गई हो, तो वही एनपीए अकाउंट कहलाता है। बैंकिंग से संबंधित विभिन्न दर, तो बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो, ये सब है। तो बैंक दर वह दर हो गया जिस दर पर आरबीआई विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है, यानी आरबीआई केंद्रीय बैंक है, तो केंद्रीय बैंकर की भूमिका में आरबीआई अब किसी बैंक को ऋण देता है, मान लीजिए कि किसी भी बैंक को दे सकता है, एसबीआई को दे दे, बैंक ऑफ बड़ौदा को, तो वह देगा एक इंटरेस्ट पे ऋण, यानी 2% पे 1% पे जो भी दे। तो जिस बैंक पे ऋण आरबीआई अन्य वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है वही रेट बैंक रेट कहलाती है। रेपो रेट, अब रेपो रेट क्या है? अब ऐसा दर जिस पर आरबीआई, अब क्या हो कि आरबीआई बैंक को ऋण दिया तो वो हो गया बैंक दर। अब आरबीआई बैंक यानी वाणिज्यिक बैंक जो है वह अल्पकालिक ऋण, आरबीआई विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है, तो ऐसा दर जिस पर आरबीआई विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देगा तो हो जाएगा रेपो रेट। दीर्घकालिक ऋण देगा तो बैंक रेट, अल्पकालिक ऋण तो रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट क्या बोलेंगे? अब रेपो रेट क्या होगा कि अल्पकालिक ऋण दिया वाणिज्यिक बैंकों को, अब वाणिज्यिक बैंक क्या करेगा, वह ऐसा दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक जो है वो आरबीआई को अल्पकालिक ऋण, यानी आरबीआई को ही उल्टे ऋण दे देगा कौन? वाणिज्यिक बैंक, अल्पकालिक छोटे समय के लिए, तो वो रेट होता है रिवर्स रेपो रेट। यह क्या आरबीआई क्या करता है ना कि रिवर्स रेपो रेट जो है ना वो हमेशा कम रहेगा रेपो रेट से। काहे? अगर रेपो रेट 5% है तो रिवर्स रेपो रेट 3.5% रहेगा, कि आरबीआई बैंक देता है ज़्यादा इंटरेस्ट पे और वाणिज्यिक बैंक से लेता है कम इंटरेस्ट पे। क्यों? क्योंकि आरबीआई वाणिज्यिक दूसरे किसी बैंक से लोन इंटरेस्ट लिया 3.5% पे, और यह क्या करेगा, ये दे देगा दूसरे, और किसी वाणिज्यिक बैंक को आरबीआई से चाहिए तो एक से लिया 3.5% पे, दूसरे को दे दिया 5% पे। यह 1.5% ही रखा अपने खर्च वगैरह ये सब के लिए, पूरा जो उसको कंट्रोल कर रहा है उन सब चीज़ों के लिए। तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट जो रहेगा हमेशा रेपो रेट से कम रहेगा, यानी जिस दर पे वह बैंक को ऋण देगा उससे कम दर पे ही वह बैंकों से लेगा, बैंक से कम दर पे लेगा और फिर दूसरे को देगा। सिस्टम में खर्च हुआ लेन देन ये सब जो कर्मचारी, तो खर्च के लिए वो अपना 1.5% मार लेता है। कैश रिजर्व रेशियो जिसको कि बोलते हैं CRR, तो कैश रिजर्व रेशियो नगद आरक्षित अनुपात जिसको बोलते हैं। आरबीआई के पास वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा रखा जाने वाला एक तरल, तो वाणिज्यिक बैंक कोई भी जो भी बैंक है वो आरबीआई के पास एक अमाउंट आरक्षित रखता है, वही आरक्षित अमाउंट कहलाता है कैश रिजर्व रेशियो। एक होता है SLR, सैचुरेटेड लिक्विड रेशियो, बैंक अपने पास रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखता है, यानी बैंक जो है वो अपने पास रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य का एक निश्चित अनुपात रखना होता है, वही दर जो होता है वह SLR कहलाता है। बैंक दर कमी, तो मुद्रास्फीति, बैंक दर में जब कमी हो जाती है, बैंक दर यदि कम हो जाएगा, यानी क्या, बैंक दर यानी जिस दर पर आरबीआई विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देता है, तो वो जब कम हो जाएगा, यानी बैंक दर जब रेट कम हो जाएगा तो मुद्रास्फीति बढ़ने का संकेत देगा। और रिवर्स रेपो रेट में रिवर्स रेपो रेट जब होगा तो मुद्रास्फीति में वृद्धि, तो ये भी रिवर्स रेपो रेट दर में भी कमी आएगा तो भी मुद्रास्फीति में वृद्धि दिखाएगा। आरबीआई का स्थापना 1935 में हुई थी, राष्ट्रीयकरण इसका 1949 में हुआ, मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई का लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च, पहले 1 जुलाई से 30 जून था, इसको चेंज कर दिया गया। भारत का केंद्रीय बैंक या बैंकरों का बैंकर, तो आरबीआई को भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है या फिर बैंकरों का बैंकर। क्या है कि हम लोग बैंक के पास जाते हैं लेकिन बैंक जो है वो आरबीआई के पास जाता है, तो इसलिए बैंकों का बैंकर, बैंकरों का बैंकर कौन है? आरबीआई है। और इसका कार्य क्या होता है? तो भारत की पूरी मौद्रिक व्यवस्था को, यानी जो भी मॉनेटरी पॉलिसी भारत में कंट्रोल होती है उसको कंट्रोल करता है आरबीआई, अनेक तकनीक के माध्यम से। बहुत सारा तकनीक है, मेंस में या फिर डिटेल में कहीं पढ़ेंगे। तो मौद्रिक नीति अनेक प्रकार की होती है। मौद्रिक नीति, तो आरबीआई का काम क्या है? तो केंद्र बैंकों के बैंकर के रूप में काम करता है, केंद्रीय बैंक की भूमिका में काम करता है, यह मौद्रिक नीति का निर्गमन करता है। तो मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी जो देश में साख बनाए रखता है, यानी साख सृजन पर नियंत्रण रखता है, देश में साख बनाए रखता है। आरबीआई द्वारा नोट जारी किया जाता है, 10,000 तक का नोट आरबीआई जारी कर सकता है। केवल सिक्का है जो आरबीआई जारी नहीं करेगा, वित्त मंत्रालय के द्वारा सिक्का जारी होता है। नरसिम्हन समिति, तो बैंक से रिलेटेड कुछ समिति है, जैसे नरसिम्हन समिति 1991 में आई थी, बैंकिंग संरचना में सुधार के लिए यह समिति आई थी। RN मल्होत्रा समिति 1993 में आई थी और बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए यह समिति आई थी। भंडारी समिति 1994 में आई थी और क्षेत्रीय बैंक पुनर्संरचना से संबंधित यह समिति बन के आई थी। उसके बाद है मालेगांव समिति 2011 में आई थी, सूक्ष्म वित्त संस्था से संबंधित समिति, स्थापना से संबंधित समिति बन के आई थी। IRDA यानी बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, IRDA जो है वो अप्रैल 2000 में आया था। भविष्य निधि PF जो है वो संविदा आधारित बचत
PI पिन का मतलब होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको पिन बोलते हैं, और UPI मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। शेयर बाजार स्टॉक मार्केट जिसको बोलते हैं, या फिर शेयर मार्केट भी बोल सकते हैं। शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा जो वर्ड यूज होता है वह देखने को मिलता है बुल, जिसको कि हम लोग तेजरिया कहेंगे। बुल मतलब तेजरिया, यानी मार्केट तेज है, और बियर मतलब मंदरिया, मार्केट गिर गया, धड़ाम नीचे है। तो शेयर की कीमत बढ़ना यानी बुल कहलाता है, तेजरिया कहलाता है, और शेयर की कीमत गिरना ही मंदरिया, मंदी हो गया, बियर हो गया, यानी शेयर की कीमत घट जाना मंदरिया कहलाता है, बियर कहलाता है। डिवेंच धारक जो होता है वह लेनदार होता है, और गिल्ट एड बाउजर जो होता है वह सरकारी प्रतिभूति बाजार होता है। पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट जिसको बोलेंगे, इनसाइड ट्रेडिंग या शेयर बाजार से संबंधित वर्ड है। तो कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार, इनसाइड ट्रेडिंग या शेयर बाजार से संबंधित वर्ड है। कंपनी द्वारा लाभांश घोषणा, तो अभिधित पूंजी पर। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी CRISIL यानी वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वह कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करता है। केयर, ICRA, ये सब है। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 30, तो BSE 30 में 30 कंपनियां हैं, यानी मुंबई के दलाल स्ट्रीट में BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 30 का मुख्यालय मुंबई दलाल स्ट्रीट। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और इसका प्रचलित सूचकांक जो है वो सेंसेक्स 30 है। सेंसेक्स 30 जो है वो BSE यानी BSE 30 में भारत के टॉप 30 कंपनी है, और महत्वपूर्ण कंपनियों में पर शेयर लगाए जाते हैं। BSE ग्रीनेंस में 25 कंपनियां हैं, BSE ग्रीनेंस में 25 कंपनियां हैं, और NSE 50 में मुंबई की 50 महत्वपूर्ण कंपनियों के शेयर पर आधारित होता है। सेबी, तो सेबी क्या है? यह एक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसके स्थापना 1992 में शेयर बाजार का मुख्य नियंत्रक है। शेयर बाजार का नियंत्रण करने वाली बैंक का नाम क्या है? सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI, सिक्योरिटी, S से सिक्योरिटी, सेबी, SEBI, तो से एक्सचेंज, B से बोर्ड, इंडिया। तो 1992 में स्थापित हुई थी। क्यों? तो शेयर मार्केट में बाजार में मूल्य को नियंत्रण करने के लिए। BSE और NSE जो है वो इंडिया का है। होंग सेन तो हांगकांग का हो जाएगा, और उसके बाद है स्कॉप, तो यह संघाई चीन का है जाएगा, और डॉन जोन्स तो न्यूयॉर्क USA का नाम से है डॉन जोन्स। निकेई तो टोक्यो जापान को है निकेई। STI तो सिंगापुर का है, ये सब पूछेगा नहीं। नैस्डैक USA का है, और FTSE 100 लंदन का, नहीं पूछेगा ये सब। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पहला वर्ड आता है वैश्वीकरण, यानी वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण यानी विश्व के साथ, यानी अगर भारत है तो विश्व के जो भी देश है, यानी विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का, अपने अर्थव्यवस्थाओं का, यानी विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के लिए अपने देश की अर्थव्यवस्था का गेट खोल देना ही वैश्वीकरण कहलाते हैं। यानी कि सारे देश की अर्थव्यवस्थाओं का भारत की अर्थव्यवस्था के साथ खोल देना। गेट बंद था तो बंद अर्थव्यवस्था था, वैश्वीकरण नहीं था, खोल दिया मतलब वैश्वीकरण हो गया। तो क्या है वैश्वीकरण? जब अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण की ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक देश की अर्थव्यवस्था विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकृत हो जाती है, यानी उसके साथ जुड़ जाती है। तो प्रत्येक देश का अन्य देश की वस्तु, सेवा, पूंजी और बौद्धिक संपदा का अप्रतिबंधित आदान प्रदान होने लगता है। और व्यापक संदर्भों में देखा जाए तो वैश्वीकरण मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को, जैसे राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, संचार आदि में विश्वव्यापी समायोजन की प्रक्रिया वैश्वीकरण है। तो वैश्वीकरण क्या है? तो मानव जनजीवन में विभिन्न क्षेत्र, जैसे मानव जनजीवन के कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं? तो राजनीतिक क्षेत्र हो सकता है, सामाजिक क्षेत्र हो सकता है, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो सकता है, सांस्कृतिक क्षेत्र हो सकता है, संचार का क्षेत्र हो सकता है। इन सबों में विश्वव्यापी जो समायोजन है वही वैश्वीकरण कहलाता है। निवेश क्या है? तो लाभ कमाने के उद्देश्य से जो कारोबार हम पूंजी लगाते हैं वही निवेश। क्या है निवेश? तो लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी कारोबार में पूंजी लगाना ही निवेश कहलाता है। विनिवेश क्या है? तो निवेश के विपरीत प्रक्रिया, यानी कारोबार में लगा हुआ पूंजी वापस निकाल लेना ही विनिवेश कहलाता है। डिसइन्वेस्टमेंट, और उसकी जगह किसी दूसरी जगह पूंजी या निवेश लगवाना। वास्तव में 1990 के दशक में विनिवेश प्रक्रिया के माध्यम से सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी पूंजियों को कम कर भागीदारी की बिक्री कर विनिवेश की प्रक्रिया चलाई गई थी। विदेशी निवेश, तो विदेशी निवेश क्या है? विदेशी निवेश मुख्यतः दो प्रकार के होता है। एक FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो कि अस्थायी प्रकृति का होता है, नई कंपनियों के आरंभ में प्रयोग होता है। और FPI तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश जिसको बोलते हैं, संस्थागत निवेश, यह कम अस्थायी होता है और शेयर बाजार आदि में। व्यापार संतुलन, तो व्यापार संतुलन में दृश्य मद हो जाएगा। निर्यात एवं आयात के मौद्रिक मूल्य का अंतर होता है। व्यापार संतुलन क्या होता है? तो दृश्य मद, वस्तु के निर्यात और आयात के मौद्रिक मूल्य का अंतर। और भुगतान संतुलन, तो एक देश के निवासियों का विश्व के अन्य देशों के साथ एक वर्ष के दौरान किया जाने वाला जो आर्थिक लेन देन होता है, और यह लेन देन जिस खाते में दर्ज होता है वही भुगतान संतुलन कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सर्वाधिक भागीदारी अमेरिका का है, और भारत में सबसे बड़ी व्यापारिक साझेदार जो है वो अमेरिका, चीन और UAE का था। भारत का सर्वाधिक निर्यात जो हुआ वो अमेरिका का हुआ, और भारत में सर्वाधिक आयात जो है वह चीन से होता है। FEMA की स्थापना 1999 में हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सर्वाधिक भागीदारी किसकी है? व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय अमेरिका की है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? तो अमेरिका, चीन और UAE है।
भारत का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? तो भारत सबसे ज़्यादा निर्यात अमेरिका को करता है। भारत का सबसे ज़्यादा, इसलिए तो अमेरिका जो है भारत पे भी टैरिफ अभी लगाया था। तो भारत का सर्वाधिक आयात चीन से होता है। सबसे ज़्यादा आयात ये भारत कहाँ से करता है तो इसका पड़ोसी देश चीन, दुश्मन देश है चीन पड़ोसी, लेकिन आयात भी वहीं से करता है। और फेमा 1999 में स्थापित हुआ था। भारत का विदेश व्यापार नीति 2023 जो है, इसका मुख्य लक्ष्य 2030 तक भारत के समग्र निर्यात को $2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा देना है। डंपिंग क्या है? तो किसी देश के द्वारा क्या होता है, किसी देश के द्वारा जब यहाँ की उत्पादित वस्तुओं को बहुत कम मूल्य पर किसी अन्य देश को किसी कारण से निर्यात कर दिया जाता है, तो यही डंप करना कहलाता है। यानी डंप क्या हो जाएगा, जब हम कोई चीज़ उत्पाद किए बहुत कम मूल्य पर किसी देश को दे दिए, तो यही स्थिति डंप कहलाती है, डंपिंग। सुपर 301 जब अमेरिका के द्वारा अपने व्यापार को संरक्षित रखने के से संबंधित प्रावधान है। सुपर 301 यह अमेरिकी व्यापार एवं प्रतिस्पर्धा अधिनियम 1988 में अभिलिखित एक धारा है, जो अमेरिकी वस्तुओं को संरक्षित करने के उद्देश्य से एक प्रकार से यह मुक्त व्यापार का अवरोधक है। आयोजन, प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या है? तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1994 में एक पुस्तक आई थी, और यह पुस्तक जो लिखने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था एन विश्वेश्वरैया की पुस्तक है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, जो 1934 में आई थी। और भारत में एस विश्वेश्वरैया और इनकी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया को ही आर्थिक नियोजन का या भारत में आयोजन का जनक कहा जाता है। तो भारत में आयोजन का जनक तो एस विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। प्लानिंग एंड द पुअर 1972 यह पुस्तक है B.S. मिन्हास की। राष्ट्रीय योजना समिति या कांग्रेस योजना 1938 में आई थी। तो राष्ट्रीय योजना समिति कब आई थी या फिर कांग्रेस योजना 1938 में आई थी। कांग्रेस ने सबसे पहले योजना से संबंधित कमेटी कब लाई थी? तो यह लाई थी 1938 में। उसके बाद राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में आई थी। फिर गांधीवादी योजना 1944 में कौन लाने वाले व्यक्ति का नाम था? श्रीमन नारायण अग्रवाल। श्रीमन नारायण ने गांधीवादी योजना लाया था। बॉम्बे प्लान 8 उद्योगपतियों ने लाया था 1944 में, 8 उद्योगपति थे। पीपुल्स प्लान तो 1945 में मनमेंद्र नाथ राय एम एन राय ने पीपुल्स प्लान पेश किया। तो पीपुल्स प्लान कब पेश किया? 1945 में। किसने पेश किया? तो पेश करने वाले व्यक्ति का नाम था मनमेंद्र नाथ राय। तो पीपुल प्लान किसने पेश किया? मनमेंद्र नाथ राय। बॉम्बे प्लान 8 उद्योगपति बॉम्बे। गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण अग्रवाल ने पेश किया था। सर्वोदय योजना 1950 में जयप्रकाश नारायण की अवधारणा से आधारित था। उसके बाद है कॉर्पोरेट सोशल सस्टेनेबिलिटी संबंधित कानून लाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR संबंधित कानून लाने वाला विश्व का पहला देश जो कौन बना है, वो बना है भारत। तो एक बार देख लें, राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में, गांधीवादी 1944 श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा, बॉम्बे योजना 1944 मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने लाया, पीपुल्स प्लान 1945 में एम एन राय मनमेंद्र नाथ राय, सर्वोदय योजना 1950 में जयप्रकाश नारायण, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधी कानून लाने वाला विश्व का पहला देश जो भारत बना 2014 में। पंचवर्षीय योजना और संबंधित, तो पंचवर्षीय योजना है पहला योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चलने वाला भारत का पहला पंचवर्षीय योजना आया। यह जो जिस मॉडल पर डिपेंड था उस मॉडल का नाम है हेराल्ड डोमर। क्वेश्चन 1000 बार पूछा है कि किस मॉडल पर पहले पंचवर्षीय योजना को भारत में पेश किया गया, तो मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल। पहले ही बताया हमने कृषि पर इस योजना, तो भारत की पहली योजना जो थी आज़ादी के बाद की पहली योजना वह कृषि पर आधारित योजना थी, यानी कृषि को इसमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई। पहली योजना कृषि पर डिपेंड थी और दूसरी तीव्र औद्योगिकरण पर था, ध्यान रखिएगा। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान 1952 में क्या हुआ? 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ और 1953 में राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रम शुरू हुआ। तो पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में और 1953 में राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रम शुरू होता है। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या होता है? अपने लक्ष्य, पहली पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो अपने सकल लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होता है। यानी पहली पंचवर्षीय योजना ने लक्ष्य रखा था 2.1% का और इसने प्राप्त किया 3.6%, यानी यह पहली पंचवर्षीय योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रही। दूसरी पंचवर्षीय योजना आती है जब इसका खत्म होता है, तो 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च तक के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना आती है। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर डिपेंड थी, दूसरी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसमें इसका उद्देश्य था तीव्र औद्योगिक विकास, तीव्र औद्योगिकरण और भारी उद्योग को स्थापना पर विशेष बल दिया गया। यह लक्ष्य से कम सफल रही और इसी में जो है वह दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, कहाँ? दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में 3 फैक्ट्री स्थापित हुई थी। तो दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, भिलाई छत्तीसगढ़ रूस के सहयोग से और राउरकेला जो था उड़ीसा में वह जर्मनी के सहयोग से 3 कंपनियां स्थापित हुई थी औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए। तीसरी पंचवर्षीय योजना का आगाज होता है 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 के लिए और 66 से 69 तक 3 योजना अवकाश आती है, यानी योजना अवकाश वार्षिक योजनाएं चलती है, अर्थात इस दौरान कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आती है। 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 3 योजना अवकाश यानी वार्षिक योजनाएं इसको मान के चलते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना जिस मॉडल पर डिपेंड थी वो मॉडल का नाम था गॉडगिल योजना। गॉडगिल योजना पर आधारित यह तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। तो पहली था हेराल्ड डोमर, दूसरा महालनोबिस और तीसरा था गॉडगिल योजना। कृषि एवं उद्योग को दोनों पर इसमें बल दिया गया। तो अब पहला में कृषि को बल दिया, दूसरा में उद्योग को, तीसरा में बोला कि दोनों पे बल दो, एक को नहीं दिया जाएगा। कृषि पर दिया तो उद्योग पिछड़ा, उद्योग पर दिया तो कृषि पिछड़ा, तो बोला कि दोनों पे बल दो। इसको कोई सफलता विशेष नहीं मिली और आगे चलकर 1974 से 79 के बीच 5वीं पंचवर्षीय योजना चलनी थी।
लेकिन 1978 में जनता सरकार के द्वारा तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या लिखी है, रोलिंग प्लान शुरू हो गया और इस योजना को आगे चलकर 1980 में रोक दिया गया। 1990 से 92 में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चली और आगे ये आएगा बात। चौथी पंचवर्षीय योजना, तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चलना था। 1969 से 69 तक चला, 74 से 69 तक चला, 69 से 74 तक चला और ये स्वसंपोषी विकास के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ा और आशा के अनुरूप इसमें सफलता भी नहीं मिली। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना तो 74 से 79 तक चला। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, 74 से 79 तक चला। एक पूछा कि हरित क्रांति का आगाज कब हुआ, तो ये रोलिंग प्लान जो हुआ था 1966 से 67 जो वार्षिक योजना चली थी उसी दौरान भारत में हरित क्रांति का आगाज होता है, तो ये पूछ सकता है एक बार। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 74 से 79 तक चली, लेकिन 1979 तक चलना था। लेकिन क्या हुआ कि बीच में जनता पार्टी की सरकार आती है और 78 में योजना समाप्त हो जाती है और फिर रोलिंग प्लान शुरू होता है। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 74 से 79 तक चलना था, 78 में ही समाप्त हुआ। या आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ा। अब क्वेश्चन पूछता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस में, तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा मिला। इस योजना के दौरान 1974 में न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम चलाया गया। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम 1975 में आरंभ हुआ। तो 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम कब शुरू हुआ, तो 1975 में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। 77-78 में अंत्योदय योजना, तो अंत्योदय योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अस्तित्व में आया, 77 से 78 पाँचवीं। अब 78 से 80 में आया रोलिंग प्लान, अनवरत योजना चली, यानी छठी पंचवर्षीय योजना की जगह 1978 में रोलिंग प्लान की व्यवस्था शुरू हुई। और यह विचार जो था रोलिंग प्लान, यह गुन्नार मिडल, रोलिंग प्लान का विचार किसने दिया था, तो गुन्नार मिडल। रोलिंग प्लान का विचार सबसे पहले किसने दिया था, तो यह गुन्नार मिडल मॉडल पर आधारित थी। यह कुछ वर्षों के लिए बनाया जाता था और प्रत्येक वर्ष की जरूरतों के अनुसार इसमें संशोधन किया जा सकता था। यह योजना विशेष सफल नहीं हो सकी और 1980 में इसे खत्म कर दिया गया और फिर छठी पंचवर्षीय योजना आई, अर्थात रोलिंग प्लान 2 वर्षों 78 से 80 तक चला प्रारंभ, फिर छठी पंचवर्षीय योजना को शुरू कर दिया गया। छठी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था, तो 80 से 85 छठी पंचवर्षीय योजना चली। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 चली, यानी भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस योजना की देन है, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना है भोजन, इंपॉर्टेंट है, काम और उत्पादन का नारा दिया गया और आर्थिक विकास दर इसमें बहुत धीमा रहा। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 85 से 90 चला। फिर 90 से 92 2 साल ऐसे ही रोलिंग प्लान चलता है। फिर 92 में आता है आठवीं पंचवर्षीय योजना। 92 से 97 जिसका उद्देश्य था विभिन्न पहलुओं में मानव का विकास करना, आधारभूत ढांचा जैसे परिवहन, संचार, ऊर्जा, सिंचाई पर बल देना। 9वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97 तक चलती है, 97 से 2002 तक चलती है और सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया। तो किस पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2 में। सर्व शिक्षा अभियान का आगाज कब, 2002 में हुआ था, तो 2002 में 9वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7, तो इसमें वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य 8% था। इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित था, तो ये क्वेश्चन पूछ देगा कि इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित, तो इनपुट आउटपुट। 11वीं 2007 से 12 के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसका उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी विकास। तो तीव्र और अधिक समावेशी विकास के साथ कौन सी पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में लाई गई थी, 11वीं जो 2007 से 12 के लिए आई थी। अंतिम योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना, यह 2012 से 17 तक के लिए चलनी थी। 2012 से 17 के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना चली और इसका लक्ष्य क्या था, तो तीव्रतर, सतत, अधिक समावेशी विकास, संपोषणीय या समावेशी विकास। सर्वाधिक धनराशि जो इसमें खर्च हुई सामाजिक सेवा में दी गई थी। आर्थिक वृद्धि दर 8 रखा गया था। विभिन्न क्षेत्रों में लक्ष्य की प्राप्ति 4, उद्योग में 7.6 और सेवा में 9 और सकल घरेलू जो बचत था 33.6% था। और क्या है, अब जनसंख्या, तो जनसंख्या के बारे में, तो माल्थस की जनसंख्या का सिद्धांत जो है वो 18वीं सदी में ब्रिटिश अर्थशास्त्री, तो 18वीं सदी में एक ब्रिटेन का अर्थशास्त्री था जिसका नाम था माल्थस। इसने जनसंख्या वृद्धि का ज्यामितीय श्रेणी में, यानी माल्थस ने कहा था कि जनसंख्या का जो वृद्धि होता है वो ज्यामितीय श्रेणी में होता है, यानी कि 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद जनसंख्या 4 होगा, 4 लोगों से 8 होगा, 8 से 16, यानी माल्थस ने एक सिद्धांत दिया, बोला कि जनसंख्या का जो वृद्धि होता है वह ज्यामितीय अनुपात में होता है। और बोला कि खाद्यान्न का जो उत्पादन होता है वो अंकगणितीय अनुपात में, यानी खाद्यान्न उत्पादन 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 होता है। यानी जन्म नियंत्रण जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी, यानी जन्म नियंत्रण जो है वही जनसंख्या नियंत्रण का सबसे प्रभावकारी उपाय है, बाकी कुछ नहीं। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्या कहता है, ध्यान रखें कि जनसंख्या का जो अनुपात हुआ ज्यामितीय रेशियो में बढ़ता है, जबकि खाद्यान्न का जो प्रोडक्शन है वह बढ़ता है अंकगणितीय रेशियो में। क्वेश्चन यहाँ से आराम से उठा लेगा, समझिए कैसे उठाएगा। जनसंख्या का स्वरूप, तो आश्रित आबादी जो है 0 से 14 वर्ष और 60 से अधिक वाले जो होते हुए आश्रित आयु में आती है। कार्यशील जनसंख्या 15 से 64 है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यहाँ पे हमने ऊपर बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 15 से 64 है और 15 से 59 जो है भारतीय मानक आर्थिक सर्वेक्षण 2012-13 के अनुसार। तो भारत ने अपनी कार्यशील जनसंख्या को 15 से 59 माना है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 15 से 64 माना है।
गैर कार्यशील आबादी यानी 14 वर्ष से ऊपर 14 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक की आयु को ही गैर कार्यशील आयु या फिर आश्रित आबादी में रखा जाता है। जनांकीय लाभांश यानी जब जनसंख्या में जनांकीय लाभांश क्या है, जब जनसंख्या में कार्यशील आबादी का हिस्सेदारी गैर कार्यशील आबादी से अधिक हो जाता है तो वही जनांकीय लाभांश कहलाता है। जनांकीय बोनस किसको कहेंगे, तो जनांकीय बोनस यानी कार्यशील आबादी में वृद्धि हो जाएगी तो वही कार्यशील आबादी जब बहुत बढ़ जाएगी तो जनांकीय बोनस कहलाएगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 है, यानी कुल प्रजनन प्रतिस्थापन दर कितना है, तो 2.1 2010 तक था, लेकिन स्थिर जनसंख्या का संशोधित लक्ष्य 2070 तक रखा गया, प्रारंभ में 2045 रखा गया था। सकल एवं कुल प्रजनन दर जो है वो TFR, एक महिला की गर्भधारण आयु के अंत तक उसमें जीवित जन्मे बच्चों का औसत कहलाता है TFR। अभी यह 2.1 जो है ना, ये 1.9 पे पहुंच गया, जो चिंता का विषय है। इसको 2010 में 2.1 माना गया। कुल प्रजनन प्रतिस्थापन दर जो है वह जीरून जो है वह राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब 2000 के अनुसार 2.1 होना चाहिए। इंपॉर्टेंट लाइन है कि कुल प्रजनन प्रतिस्थापन दर कितना होना चाहिए, तो 2.1। किस बेस पे, तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2010 के आधार पे कुल प्रजनन प्रतिस्थापन दर 2.1 होना चाहिए, जो भारत में घट के 1.9 हो गया है, चिंता का विषय है। सकल एवं कुल प्रजनन दर जो है वो महिला में गर्भधारण तो हो गया। भारत की जनगणना 11 को देख लेते हैं, अभी 27 का जनगणना होना बाकी है। 21 वाला 27 में होगा। तो भारत की पहली जनगणना 1872 में हुआ था, मयो के समय हुआ था, ध्यान रखिए। नियमित जनगणना पूछे तो 81 में रिपन के समय हुआ था, रिपन को उद्धारक भी कहा जाता है। 2011 में 15वीं जनगणना हुई थी। आदर्श वाक्य क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना का आयुक्त जो था उस समय C चंद्रमौली था। प्रारंभ में 2 चरणों में हुई थी, फिर बायोमेट्रिक जानकारी, फोटो और उंगली के निशान एवं आँख की प्रति चित्रण लिया गया था। न्यूनतम आयु जो थी वो 15 वर्ष निर्धारित की गई थी। जनसंख्या, तो भारत की कुल जनसंख्या उस समय 121 करोड़ आई थी। विश्व की जनसंख्या में स्थान दूसरा था। विश्व की जनसंख्या का 17.5%, क्षेत्रफल का 2.4% है। पुरुष 51-47, महिला 48-53 थी। ग्रामीण जनसंख्या, तो ग्रामीण में जो था 68.9% और 31.1% ग्रामीण जो है वह 31.1% शहर में निवास करते। बिहार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 88.7% जो है वह ग्रामीण में और 11.3% जो है वह शहरी लोग निवास करते थे बिहार में। तो बिहार में जो है वह शहरी ग्रामीण रेशियो है 88:7 और 11:3 ग्रामीण और शहरी रेशियो। और भारत में ग्रामीण है 68.9% लोग और शहरी 31.3% लोग, यह ध्यान है। अगला है सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्रम में देखा जाए तो यूपी 1 पे आएगा, महाराष्ट्र 2 पे और हमारा बिहार 3 पे, बंगाल 4 पे। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान 1 पे, मध्य प्रदेश 2 पे, महाराष्ट्र 3 पे। सबसे अधिक जनसंख्या जो है वह केंद्र शासित प्रदेश और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली का है, फिर पुदुचेरी का है। सबसे अधिक जनसंख्या राज्यों एवं यूनियन टेरिटरी में तो उत्तर प्रदेश आएगा, स्वाभाविक बात है। न्यूनतम जनसंख्या राज्यों में तो सिक्किम का है, फिर मिजोरम। सिक्किम और मिजोरम यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप है। न्यूनतम जनसंख्या दोनों में तो लक्षद्वीप का है, बहुत कम है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है भारत में तो महाराष्ट्र का थाने जो है वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी है। 17 होगी, कितना वहाँ का जनसंख्या है। जनसंख्या वृद्धि, 2001 से 11 में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% रही। 2091 से 2001 में 21.54 रही, जो घट के 17.7 पे आया। 1 से 11 में औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.64% था। जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत, तो जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत यानी जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में परिवर्तन का सूचक है, यानी जनसंख्या वृद्धि का जो स्वरूप है परिवर्तन का सूचक है। 4 चरण होता है। प्रथम में यानी उच्च जन्म एवं उच्च मृत्यु दर, दूसरा होता है उच्च जन्म एवं निम्न मृत्यु दर, तीसरा होता है जन्म दर में कमी और जनसंख्या वृद्धि जारी, चौथा होता है निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। भारत में जनसंख्या की 4 अवस्थाएं देखने को मिलती है। 1901 से 21 में जो अवस्था देखने को मिली थी वो मंद वृद्धि, यानी मंद वृद्धि बोलेंगे जब जनसंख्या माइनस में चली गई थी। 21 से 51 में अस्थायी वृद्धि देखने को मिली थी। 51 से 81 तक तेजी वृद्धि देखने को मिली थी और 81 से वर्तमान तक कमी के बावजूद तेजी वृद्धि देखने को मिली है। यानी जनसंख्या सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो रहा था वह 1961 से 71 में 24.80%। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 24.80% रहा था 61 से 71 के दौरान। और न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो रहा था 1911 से 21 में -में 1.2% चला गया था। कारण था पहला विश्व युद्ध और अकाल वगैरह। महान विभाजक वर्ष किसको कहा जाता है, तो यही 2021 को कहा जाता है, 1921 को कहा जाता है क्योंकि जनसंख्या वृद्धि दर माइनस में चला गया, न्यूनतम था। लघु विभाजक वर्ष 1951 को कहा जाता है क्योंकि जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो अधिकतम रहा। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों में तो मेघालय 27.9% जनसंख्या वृद्धि किया है, अरुणाचल प्रदेश है, फिर बिहार है, मणिपुर, जम्मू कश्मीर है। सर्वाधिक जनसंख्या यूनियन टेरिटरी में तो दादरा नगर हवेली, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि यूनियन टेरिटरी में और यूनियन टेरिटरी और राज्य दोनों में तो भी दादरा नगर हवेली।
न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि, तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि राज्यों में, तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि राज्यों में नागालैंड, केरल, गोवा और आंध्र प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप, दोनों को मिला देंगे तो भी नागालैंड। एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रहा था, नागालैंड में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर हुआ था, यानी यहाँ का जनसंख्या बढ़ भी नहीं किया। सर्वाधिक जन्म दर, तो सर्वाधिक जन्म दर जो है वो 2012 में, सर्वाधिक जन्म दर कब हुआ था? 2012 में बिहार में जो हुआ था, और उसके बाद उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक मृत्यु दर 2012 में उड़ीसा में, शिशु मृत्यु दर 44 प्रति हज़ार था। प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों में से पहले जन्मदिन के पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात जो होता है वह शिशु मृत्यु दर कहलाता है। क्या होता है शिशु मृत्यु दर? तो 44 प्रति हज़ार है, यानी प्रत्येक 1000 जीवित बच्चा जो जन्म लेता है वो अपने पहले जन्मदिन से पहले यदि चल निकलता है तो वही अनुपात शिशु मृत्यु दर कहलाता है। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य जो था वो मध्य प्रदेश था। जनसंख्या का घनत्व, तो भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2001 में 325 था, अभी 382 हुआ है। सर्वाधिक जनघनत्व तो बिहार का है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, फिर बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनघनत्व यूनियन टेरिटरी को मिला देंगे तो दिल्ली में, और यूनियन टेरिटरी और राज्य दोनों को मिलाएंगे तो भी दिल्ली का है कि यहाँ का जनसंख्या घनत्व 11,000 कितना है, 11 या 18,000 ऐसे कुछ है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व शायद 11,000 है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो अरुणाचल प्रदेश का केवल 17 जनघनत्व है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर 17 लोग रहते हैं। उसके बाद मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व यूनियन टेरिटरी में अंडमान निकोबार का है, और दोनों को मिला देंगे यूनियन टेरिटरी और स्टेट तो भी अरुणाचल प्रदेश ही आएगा। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला जो है वो उत्तर पूर्वी दिल्ली है, सबसे अधिक जनघनत्व उत्तर पूर्वी दिल्ली का है। और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी है। लिंगानुपात, तो लिंगानुपात 2011 में जो था वह 943 था, और 2001 में 933, तो 10 बढ़ा। सर्वाधिक लिंगानुपात राज्य में केरल का 284 था, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर। सर्वाधिक लिंगानुपात यूनियन टेरिटरी में पुदुचेरी का था। सबसे अधिक लिंगानुपात दोनों को मिला दे तो केरल का ही था 284। कहाँ है वो का 284, और इधर हरियाणा का था 879। एगो 284, एगो 879 था, 205 का अंतर था। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा या 879 है। जम्मू कश्मीर और सिक्किम, पंजाब, इसीलिए हरियाणा से ही शुरू की गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। न्यूनतम लिंगानुपात यूनियन टेरिटरी में दमन और दीव का 618 रहा सबसे कम। सर्वाधिक लिंगानुपात दोनों में दमन और दीव का रहा। न्यूनतम लिंगानुपात दोनों में तो दमन और दीव का। समान लिंगानुपात वाला रहा है तो कर्नाटक और गोवा दोनों का लिंगानुपात 973 रहा। तो पूछ सकता है समान लिंगानुपात, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है। तो कर्नाटक गोवा दोनों पास का ही राज्य, कर्नाटक गोवा दोनों का लिंगानुपात 973 रहा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला अगर देखा जाए तो माहे पुदुचेरी का 1176 रहा, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला तो दमन 534 रहा। 2011 में शिशु लिंगानुपात 919 प्रति 1000 था। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात राज्य में अरुणाचल प्रदेश का था। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात यूनियन टेरिटरी में अंडमान निकोबार का था। दोनों में मिला दिया है तो अरुणाचल प्रदेश ही हो जाएगा। और न्यूनतम लिंगानुपात जो है वो हरियाणा का रहा। न्यूनतम लिंगानुपात राज्य में हरियाणा का रहा, यूनियन टेरिटरी में दिल्ली का रहा। दोनों को मिला देंगे तो भी हरियाणा। साक्षरता तो 11 में भारत की साक्षरता 73% रही, और बिहार की साक्षरता देखा जाए तो कितना 61-80 था। बिहार का 61-80 था, 61-80 था, और भारत का 73 था। 1 से 11 में साक्षरता में वृद्धि दर सबसे ज़्यादा तो साक्षर वृद्धि किया है। 1 से 11 में 14.8% बिहार ने किया था। सबसे ज़्यादा कम साक्षर भी बिहार में था, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि तो स्वाभाविक बात है बिहार में होगा। 1 से 11 में सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली 18.6% रहा। साक्षरता वृद्धि दर का सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर वाला दशक 1991 से 2001 का रहा 12.62%। 12.62% लोग जो है वह साक्षर हुए। 11 में पुरुष की साक्षरता 80.9 थी और महिला 64.5 था, यानी अंतर 16-3 का था। तो पुरुष साक्षरता 89, महिला 64.5 और अंतर था 16-3 का। बिहार में देखा जाए तो पुरुष साक्षरता 71 था, महिला 51 था, अंतर लगभग 10 का था, और टोटल 61 था बिहार का। तो 2011 में स्त्री पुरुष साक्षरता का न्यूनतम अंतर मेघालय में 3.1 था। 11 में शहरी साक्षरता 84.1 थी और ग्रामीण साक्षरता 67.8 थी। ग्रामीण साक्षरता कितना था? शहरी साक्षरता 84, सब नहीं पूछेगा। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य तो केरल 94% था। अभी तो केरल पूरी तरह से साक्षर राज्य हो चुका है। सर्वाधिक साक्षरता अगर देखें तो लक्षद्वीप का यूनियन टेरिटरी में न्यूनतम साक्षरता, केरल का न्यूनतम साक्षरता वाले राज्यों में तो ये पूछ सकता है। बिहार का 61-80 था। अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। न्यूनतम साक्षरता यूनियन टेरिटरी में दादरा नगर हवेली का न्यूनतम साक्षरता दोनों में, तो दादरा नगर हवेली और राज्य दोनों मिला देंगे तो भी बिहार है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला तो सरचिप जो है वह मिजोरम का था 97.91%। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला तो अलीराजपुर मध्य प्रदेश का था। सबसे प्रभावित साक्षरता जो है वह जनगणना 7 वर्ष से अधिक से ऊपर पर किया गया। अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जाति जनजाति और धर्म आधारित आंकड़े। तो अनुसूचित जाति जनजाति में तो कुल अनुसूचित जाति 16.6% रही। SC नहीं वाला यानी कहाँ पर अनुसूचित जाति नहीं है तो नागालैंड में। सर्वाधिक SC अनुसूचित जाति तो उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक SC का प्रतिशत जो है पंजाब में इंपॉर्टेंट है, 31.9% अनुसूचित जाति पंजाब में है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश में कुल 16.6% अनुसूचित जाति है। और SC कम जहाँ बिल्कुल भी नहीं है अनुसूचित जाति वह नागालैंड जगह है। न्यूनतम SC जनसंख्या जो है मिजोरम में है और न्यूनतम SC प्रतिशत जो है वो मिजोरम में है। अनुसूचित जनजाति तो 8.6, एगो 16.6 होता है अनुसूचित जाति, उसका आधा कर देंगे तो 8.6 हो गया अनुसूचित जनजाति। और अनुसूचित जनजाति कौन कौन राज्य में नहीं तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पुडुचेरी। अनुसूचित जाति केवल कहाँ नहीं है, नागालैंड में नहीं है, लेकिन अनुसूचित जनजाति 4 राज्यों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पुडुचेरी में नहीं है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो है मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति परसेंटेज में तो मिजोरम में 94.4% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या प्रति घनत्व जो है वो लक्षद्वीप का है 94.8%। धर्म आधारित आंकड़े तो सबसे अधिक हिंदू फिर मुसलमान। हम लोग फ्लो में पढ़े थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन बीच में सिख ईसाई नहीं डालेंगे, हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख। ईसाई पहले आ जाएगा, ईसाई सिख फिर बौद्ध जैन। हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख बौद्ध जैन। फ्लो में पढ़े थे सिख ईसाई, लेकिन वो गलती हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख, हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख फिर बौद्ध जैन। सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या कहाँ है तो नागालैंड में 90% है। बौद्ध सबसे अधिक महाराष्ट्र में है। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि तो बौद्धों का दशकीय वृद्धि सबसे अधिक देखने को मिला। न्यूनतम दशकीय वृद्धि तो सिखों का देखने को मिला। सर्वाधिक लिंगानुपात ईसाई का है, न्यूनतम लिंगानुपात सिख का है। सर्वाधिक साक्षर जैन है, न्यूनतम साक्षर जो है वो मुस्लिम है। भारत का नगरीकरण तो 2001 से 11 में नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वो 31.80% थी। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वृद्धि वाला दशक 1971 से 81 तक रहा। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या राज्यों के क्रम में महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु का रहा। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या परसेंटेज में गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, गोवा 62%। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश का। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला सिक्किम था। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या परसेंटेज हिमाचल 10% और बिहार 11.3% रहा। तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वही बिहार का 11.3 बताए थे, यानी 88.7 यहाँ का शहरी जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या है। शहरी जनसंख्या केवल 11.3 है। तो न्यूनतम नगरीय यानी शहरी जनसंख्या 11.3 है और ग्रामीण तो सबसे न्यूनतम हिमाचल है, लेकिन बिहार इसमें 2 पे है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य अगर देखा जाए तो सिक्किम है। सर्वाधिक अगर देखा जाए ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत तो हिमाचल का है 90 और बिहार का 88.7 है सबसे अधिक। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर तो देखा जाए तो मुंबई और दिल्ली है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला नगरीय क्रम तो मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई है। सर्वाधिक मलिन बस्तियों का शहर तो बृहत्तर मुंबई है और भारत में मलिन बस्ती चालबला। भारत में जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण तो 6 वर्ग में बांटा गया है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई 1987 को जनसंख्या दिवस के 5 अरब पार यानी 500 करोड़ पार करने पर मनाया जाता है। अभी तो 800 करोड़ पार कर चुका है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश क्रम में तो चीन है, फिर भारत है। अभी तो भारत 1 पे आ गया। फिर अमेरिका है, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील। 11 की जनगणना पूछेगा तो भारत को मानेंगे 2 पे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूछेगा कई आंकड़ों के अनुसार तो भारत टॉप पे है। सबसे कम जनसंख्या वाला जो देश है वो कौन है, वेटिकन सिटी। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है तो एशिया, अफ्रीका। क्षेत्रफल में एशिया और अफ्रीका है। धर्म के आधार पर विश्व जनसंख्या तो ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध। जनसंख्या वृद्धि तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश नाइजीरिया अफ्रीका का है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप तो अफ्रीका का है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप जो है यूरोप का है। जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला महाद्वीप जो है वह एशिया है। सबसे सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो क्षेत्र है मकाऊ है। सबसे कम न्यूनतम जनघनत्व वाला जो क्षेत्र वह ग्रीनलैंड है। डेनमार्क का अधिकार इस ग्रीनलैंड द्वीप पे। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। दूसरा न्यू गिनी है। तीसरा द्वीप बोर्नियो है हिंद महासागर में। जीवन प्रत्याशा तो सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा वाला देश कौन है, जापान है। सबसे अधिक पुरुष जीवन प्रत्याशा आइसलैंड के पास है। सबसे अधिक महिला जीवन प्रत्याशा जापान के पास है। न्यूनतम जीवन प्रत्याशा सिएरा लियोन है। न्यूनतम मातृत्व मृत्यु बेलारूस के है। सर्वाधिक मातृत्व मृत्यु अफगानिस्तान के पास है। न्यूनतम शिशु मृत्यु फिनलैंड। सर्वाधिक अनुकूल लिंगानुपात और न्यूनतम प्रजनन दर इटली के पास है। प्रवासी जनसंख्या तो सर्वाधिक जो है वो प्रवासी जनसंख्या वाला महाद्वीप यूरोप है और सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या प्रतिशत वाला देश यूएई है। नगरीकरण तो सबसे अधिक जो है वह नगरीकृत देश है सिंगापुर। सबसे अधिक नगरीकृत देश कौन है, सिंगापुर हो गया। न्यूनतम नगरीकृत देश कौन है, त्रिनिदाद टोबैगो। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। सर्वाधिक नगरीकृत प्रतिशत वाला क्षेत्र उत्तरी अमेरिका है। न्यूनतम नगरीकृत प्रतिशत तो अफ्रीका है। विश्व का सबसे बड़ा भाग जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से संघाई चीन का है। सबसे बड़ा नगरीय समूह जो है टोक्यो का याकोहामा है। सर्वाधिक जनसंख्या तो दक्षिण एशिया से संबंधित तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत का है। सर्वाधिक जनघनत्व जो है मालदीव का है। सर्वाधिक साक्षरता जो है श्रीलंका का है।
सर्वाधिक नगरीकरण दक्षिण एशिया के हिसाब से देखा जा रहा है तो सर्वाधिक नगरीकृत भूटान है, नगरीकृत सर्वाधिक प्रजनन अफगानिस्तान है और सर्वाधिक मातृ मृत्यु नेपाल का है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन में पहला आता है संयुक्त राष्ट्र संघ, स्थापना 24 अक्टूबर 1995 को और इसी वजह से दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। इसका उद्देश्य, स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ समस्या हो सकती है उससे रिलेटेड कानून सुविधाजनक बनाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास को वृद्धि करने के लिए, सामाजिक प्रगति, मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए और विश्व में शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 193 देश इसके सदस्य है। 193वां देश जो है दक्षिण सूडान 2011 में इसका सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है जिसमें महासभा पहला अंग है, सुरक्षा परिषद दूसरा अंग है, सामाजिक परिषद तीसरा अंग है, न्यास परिषद चौथा अंग है, सचिवालय 5वां अंग है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 6ठा अंग है। इसकी आधिकारिक भाषा जो है तो वह अंग्रेजी है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, अरबी है और चीनी है, यानी 5 भाषा इसकी, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी और चीनी। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने की 2 भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच है, यानी 5 इसकी आधिकारिक भाषा है, 2 भाषा में काम करता है, अंग्रेजी और फ्रेंच। अब बात इसके पहले हिस्से की, यानी जिसको कि महासभा कहते हैं, जिसको कि जनरल असेंबली कहते हैं, तो सभी देशों का प्रतिनिधि इसमें जनरल असेंबली में भाग लेता है, इसलिए इसे दुनिया का लघु संसद कहा जाता है। प्रत्येक देश इसमें 5 प्रतिनिधि इसमें भेज सकता है, परंतु इसका वोट सिर्फ कई को 5 को भेजे, 2 3 4 जो भी भेजे, लेकिन वोट सिर्फ एक ही होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, नए सदस्यों का प्रवेश और बजट निर्णय के लिए 2/3 बहुमत जरूरी होता है। महासभा की नियमित सत्र हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को शुरू होती है और मध्य दिसंबर तक चलती है। क्या? महासभा की नियमित सत्र। अगला है दूसरा पॉइंट, सुरक्षा परिषद, जिसको कि सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है, एक प्रकार का यह कार्यपालिका है और संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र, इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए, संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, यानी इसकी सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है, इसलिए इसे दुनिया का, देखिए, दुनिया का पुलिसमैन के उपनाम से भी जाना जाता है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा में अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करता है। 5 अस्थायी सदस्य जो कि हमेशा के लिए इसके सदस्य है, जिनको वीटो का अधिकार है। अगर 4 देश सपोर्ट में, 1 देश किसी कानून के विरोध में है तो भी यह बिल पास नहीं होगा। तो अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस जो है वह 5 अस्थायी सदस्य है। इसकी सहमति के बिना, इन महान शक्तियों की सहमति के बिना आमतौर पर कुछ पास नहीं होगा, यानी वीटो शक्ति के रूप में इन्हें जाना जाता है। कोई अस्थायी सदस्य किसी निर्णय में असहमत है तो वह नकारात्मक मतदान करके अपने वीटो का अधिकार का उपयोग कर सकता है। और यही इस दशा में 15 में से 14 सदस्य के समर्थन के बावजूद भी प्रस्ताव, यानी 15 मतलब बोलने का मतलब 5 को अस्थायी और 10 अस्थायी, यानी 14 सदस्यों के समर्थन के बावजूद भी प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी गई थी। भारत 8वीं बार अस्थायी सदस्य जो है वह 2021-22 में बना था। और भारत जो है वह संयुक्त राष्ट्र में जो 5 अस्थायी सदस्य है, इसमें भारत को बनाने के लिए बहुत सारा प्रस्ताव दिया गया, अनेक देश का समर्थन भी मिला, लेकिन 5 में से सारे देशों ने समर्थन किया, 10 अस्थायी देशों ने भी समर्थन किया, लेकिन एकमात्र चाइना, यानी 14 देशों का समर्थन लगभग मिल चुका था। चाइना के समर्थन के बिना यह जो है, चाइना इसका विरोध किया, इस वजह से वीटो शक्ति मिला और भारत इसका अस्थायी सदस्य नहीं बन पाया है अभी तक, केवल चाइना के विरोध की वजह से। सामाजिक और आर्थिक परिषद, तो यह एक अस्थायी संस्था है। सामाजिक आर्थिक परिषद, वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 54 है और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते हैं, परंतु अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य जो है वो पुनः निर्वाचित हो जाता है। बैठक वर्ष में 2 बार होती है और यह अप्रैल में न्यूयॉर्क में और जुलाई में जिनेवा में इसका बैठक आयोजन होता है। सामाजिक और आर्थिक परिषद का यह पिछड़े वर्ग एवं अल्प विकसित देशों के शासन करने हेतु समर्थ बनाने के लिए कार्य करता है। सचिवालय, तो सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है और इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त होता है। महासचिव को दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। वर्तमान में इसके महासचिव एंटोनियो गुतरेस जो पुर्तगाल का है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो स्थापना 1945 में हुई थी। 3 अप्रैल 1946 को इसका आरंभ होता है, कार्य आरंभ करता है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है और नीदरलैंड यूएन का एकमात्र अंग जो न्यूयॉर्क से बाहर है। तो यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है, या संयुक्त राष्ट्र के जो अंग है, उन सभी अंगों में सारे अंग का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है, लेकिन एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी अमेरिका से हटकर नीदरलैंड की राजधानी द हेग में इसका मुख्यालय है। और इस न्यायालय की सरकारी भाषा जो है वो अंग्रेजी और फ्रेंच है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधान में 5 अध्याय तथा 14 अनुच्छेद है। न्यायाधीश की संख्या 15 होती है। इसमें कार्यकाल इनका 9 इंपॉर्टेंट है। न्यायाधीश की संख्या 15, कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। 5 अध्याय और 17 अनुच्छेद है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश जो अवकाश ग्रहण करते हैं। कोई 2 सदस्य 1 से अधिक देश के नहीं हो सकते हैं। वर्तमान में दलवीर भंडारी भारत के न्यायाधीश इसमें है। दलवीर भंडारी कौन? भारत के न्यायाधीश
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद तो UNHRC, तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, तो स्थापना जून 2026 में हुई थी, जून 2006 में हुई थी। UNHRC की स्थापना यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, जिसको कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद कहते हैं, और यह मानवाधिकार आयोग के स्थान पर इसकी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की जगह पर इस परिषद की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जनेवा में है। यह संस्था सीधे संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधीन होता है। इसके सदस्य देश 47 है, एशिया के 13, अफ्रीका के 13, पूर्वी यूरोप के 6, 7 लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई देश 8 है। इस परिषद में सदस्यों की संख्या क्या है? इस परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का निर्धारित किया गया है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष रिटायर होंगे। यूनेस्को तो संयुक्त राष्ट्र का शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को का फुल फॉर्म देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन। UN से पहले UN जहाँ लगा हो तो यूनाइटेड नेशन लगा देना है। E से इकोनॉमी एजुकेशनल हो जाएगा, उसके बाद S से तो साइंटिफिक हो जाएगा, C से कल्चरल हो जाएगा, और O से ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र का शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है यूनेस्को। स्थापना की बात पूछे तो 4 नवंबर 1946 को। उद्देश्य क्या था? तो विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति आदि के क्षेत्र में सक्रिय योगदान करना और राष्ट्रों के मध्य निकटता की भावना को निर्माण करना। और इसका मुख्यालय फ्रांस की पेरिस में है, यूनेस्को का मुख्यालय। यूनिसेफ तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड होगा, इसका फुल फॉर्म। संयुक्त राष्ट्र बाल अवकाश आकस्मिक कोष, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। स्थापना 11 दिसंबर 1940 को। बच्चों का विकास, लिंग के आधार पर समानता, बच्चों का हिंसा से बचाव, बाल श्रम पर रोक और बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा हेतु कार्य करता है यूनिसेफ। इसका मुख्यालय, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और हाल में हिमा दास यूनिसेफ की प्रथम युवा ब्रांड एम्बेसडर जो है वह बनी थी, नियुक्त हुई है। अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसका मुख्यालय लंदन में 1961 में स्थापित हुआ था और मानवाधिकार संगठन है इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल। विश्व बैंक तो यह वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास USA का है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान USA के तहत, और इसकी सदस्यता 1945 में प्रभावी हुई थी। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास हेतु दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करना है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन DC अमेरिका में है। इसका सदस्य देश 189 है और 189वां सदस्य नॉर्वे गणराज्य है। अन्य नाम जो है इसका IBRD है। IBRD इसका अन्य नाम है। आगे देखते हैं, विश्व बैंक लास्ट पेज है शायद ही। तो विश्व बैंक इसका क्या नाम है? IBRD इसका नाम है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, पुनर्विकास और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। IBRD और IDA को समांतर विश्व बैंक की संज्ञा। IBRD और IDA दोनों को विश्व बैंक की संज्ञा दी जाती है। IBRD IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इसकी स्थापना जुलाई 1956 में। और IDA यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, जिसकी स्थापना 24 सितंबर 1960 को की गई थी। IDA को विश्व बैंक का रियायती, IDA क्या है? इसको IDA को विश्व बैंक का रियायती ऋण खिड़की की संज्ञा दी गई है। किसको? IDA को। ICSID तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड डेवलपमेंट डिस्प्यूट, निवेश विवादों को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना 1966 में की गई थी। MIGA तो MIGA तो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, बहुपक्षीय निवेश गारंटी संस्थान, स्थापना 1988 में हुई थी। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी विभिन्न रिपोर्ट जैसे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक जारी करता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, क्वेश्चन पूछा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड बैंक। उसके बाद वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वैश्विक विकास सूचकांक कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक करता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, यह जारी कौन करता है? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ये सभी जारी करता है वर्ल्ड बैंक। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको कि IMF बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, मुख्यालय वाशिंगटन DC में। अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सदस्य देशों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये वर्ल्ड बैंक के जुड़वा बहन किसको कहा? वर्ल्ड बैंक की जुड़वा बहन IMF को कहा जाता है। कारण क्योंकि स्थापना एक ही समय ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान किया गया था, इसलिए इसको वर्ल्ड बैंक का जुड़वा बहन कहा जाता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में और इसका कार्यालय भी फ्रांस के पेरिस में और जिनेवा स्विट्जरलैंड में है कार्यालय। सदस्य देश तो 151 सदस्य देश है और 151वां सदस्य देश जो था वो लिंकेस्टीन था। भारत 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना। वर्तमान प्रबंध निदेशक तो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा बुल्गारिया के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक है। गीता गोपीनाथ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की डिप्यूटी प्रबंध निदेशक, भारतीय मूल की US नागरिक है। SDR जिसको कि स्पेशल ड्राइंग राइट कहते हैं, विशेष आहरण अधिकार जिसको कहते हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा यह IMF की मुद्रा है। विशेष आहरण अधिकार SDR, और यह चलन में नहीं होता है बल्कि IMF की लेन देन के लेखांकन में इस्तेमाल होता है। ADR यानी कि अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट्स और GDR यानी कि ग्लोबल
डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, पेपर गोल्ड यानी स्वर्ण पत्र कहा जाता है इसको, और इसका प्रकाशन जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट करता है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को। क्यों इतना लेट से हुआ? तो कारण था कि WTO के जगह पे पहले GATT 1948 से पहले से काम कर रहा था, तो इसी का नाम बदलकर WTO 1945 में अस्तित्व में आया, नाम चेंज करके अब मार्केट में लॉन्च हुआ। जिनेवा में इसकी स्थापना हुई। आगे चलकर कई दौर और विमर्श के बाद उरुग्वे दौर की वार्ता के बाद WTO की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य था विश्व व्यापार से संबंधित बाधाओं को दूर करना और मुक्त व्यापार का प्रोत्साहन करना। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। वर्तमान अध्यक्ष जो है नागोजी ओंकोजी वाला नाइजीरिया का है। 164 को देश WTO का सदस्य है। 164वां देश 2016 में जो अफगानिस्तान बना था। भारत 1995 से इसका सदस्य है। संबंधित मुद्दे तो पेटेंट मुद्दा, तो ट्राइब्स यानी कि ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वह इसका WTO के अंतर्गत मुख्य मुद्दा है, जैसे कि व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार। यानी भारत में पहले 1970 में पेटेंट अधिनियम जो है प्रक्रिया पेटेंट, अब उत्पाद पेटेंट, जिसका अधिकांशतः दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। कृषि क्षेत्र तो बीज पेटेंट का दुष्प्रभाव देखने को मिलता है, और औषधि क्षेत्र में कीमत वृद्धि तथा अन्य। ट्राइम्स यानी ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर यानी व्यापार संबंधी निवेश उपाय, इसके प्रावधान में भी विकसित देशों के पक्ष में है। WTO के अनुसार जो है वह प्रत्येक देश अपनी कृषि उत्पाद मूल्य का अधिकतम 10% तक ही सब्सिडी दे सकता है। तो WTO क्या कहता है कि प्रत्येक देश अपने कृषि उत्पाद जो मूल्य है, यानी हमारे में यहाँ कृषि उत्पाद मूल्य अगर हो गया 10 लाख रुपया, तो उसका 10% यानी कि 1 लाख रुपया ही सब्सिडी हम दे सकते हैं, उससे ज़्यादा सब्सिडी नहीं देंगे। और विकासशील देशों के लिए 10% और विकसित देशों के लिए 5%, लेकिन भारत इसके नियम को तोड़ के आगे बढ़ता है, 15, 12, 18% तक भी दे देता है। सब्सिडी एक प्रकार का आर्थिक रियायत होता है जो सरकार के द्वारा लोगों को दिया जाता है, हालात के हिसाब से दिया जाता है। WTO ने 10% अधिकतम किया है, लेकिन भारत जो है या अन्य और भी विकासशील देश जो है इससे आगे बढ़ के देता है, अपना सफाई भी दे देता है कि क्यों दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाओं द्वारा कृषि सब्सिडी की 5 श्रेणियाँ बनाई गई है। ट्रैफिक सिग्नल कलर जैसा है और ग्रीन बॉक्स। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाओं द्वारा कृषि सब्सिडी की 5 श्रेणियां बनाई गई है। ट्रैफिक सिग्नल कलर जैसा। ग्रीन बॉक्स तो ऐसी सब्सिडी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्वीकृति पैदा नहीं करती है, पर्यावरण क्षेत्र अनुसंधान आदि में दी गई रियायत। ब्लू बॉक्स तो ब्लू बॉक्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपेक्षाकृत कम विकृत उत्पादकों को प्रोत्साहन हेतु, और अम्बर बॉक्स तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सर्वाधिक विकृत प्रोत्साहन हेतु। रेड बॉक्स तो आयातित वस्तुओं की तुलना में घरेलू उत्पादन का प्रोत्साहन हेतु। और डोमिनियन सब्सिडी तो किसानों की सहायता हेतु विकसित देश में 5% तक की, विकासशील देशों में 10% तक की सब्सिडी। तो ILO का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल लिबरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO राष्ट्रीय कृषि खाद्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर खाद्य कृषि संगठन कहाँ है? रोम में है। ILO इंटरनेशनल लिबरल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। अब देखते हैं OPEC। तो OPEC का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी का एक समूह है OPEC, यानी और नाम दे दिया OPEC, यानी ऑर्गेनाइजेशन है किस चीज़ का? तो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री का। 1960 में अस्तित्व में आया। 15 देशों को मिला के अपने आप को बना लिया, और खाड़ी देश जो 15 थे, गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल के जो देश थे वे लोग इसमें भाग लिए। 1981 में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, UAE इसमें शामिल हुआ। कॉमनवेल्थ तो राष्ट्रमंडल जिसकी स्थापना 11 दिसंबर 1931 को हुई थी, जिसका मुख्यालय लंदन में, और इसके सदस्य देश जो है वो 56 है। कॉमनवेल्थ का सीधा मतलब होता है जो देश कभी ब्रिटेन का गुलाम रहा हो वही कॉमनवेल्थ का सदस्य है। नॉन एलाइटमेंट मूवमेंट, जिसको कि गुट निरपेक्ष आंदोलन बोलते हैं, और इसकी स्थापना नेहरू के विशेष सहयोग से हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन नैम 1961 में अस्तित्व में आया था, और इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका मुख्यालय। यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1957 में रोम संधि के दौरान हुई थी, और इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। 27 देश जो है वो यूरोपियन यूनियन का सदस्य। नाटो तो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1949 में, जिसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। इसके सदस्य देश 32 है, और यह एक सैन्य संगठन है। संगठन की सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाए रखता है। यानी नाटो का अर्थ हुआ कि नाटो में 32 देश है। अगर किसी एक देश पे हमला अगर कोई कंट्री करता है तो माना जाएगा कि 3200 देश पे हमला किया, और 3200 देश उस एक देश के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध करेगा। यही नाटो है, यानी यह एक सैन्य संगठन। यहाँ लिखा हुआ है कि एक सैन्य संगठन है। यानी अगर नाटो के 32 देश में से किसी भी देश पे कोई हमला करता है तो नाटो मानेगा कि हम 3200 पे हमला किया। इस प्रकार का संगठन, अमेरिका भी इसका हिस्सा है।
और इसीलिए यूक्रेन इसका हिस्सा बनना चाह रहा था, तो इसी वजह से हिस्सा बनने से पहले ही रूस ने धो दिया। इसके तहत सदस्य राज्य जो है वह बाहरी हमले की स्थिति में सहयोग करेंगे। नाफ्टा, तो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। नाफ्टा क्या है? नाफ्टा का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। स्थापना 1 जनवरी 1994 को हुआ था और इसके सदस्य देशों की संख्या 3 है, कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको। यही 3 देश नाफ्टा के सदस्य है। CELAC, तो कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिकन एंड कैरेबियन स्टेट, स्थापना 2010 में और इसमें 33 देश है शामिल। अपेक, तो एपेक क्या है? अपेक क्या है? एशिया पैसिफिक कॉरपोरेशन, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग कॉरपोरेशन है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन APEC है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग 1989 में स्थापित हुआ। सिंगापुर में इसका मुख्यालय। सदस्य से कैसे और भारत इसका सदस्य एपेक का नहीं है। IORARC, तो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर IORARC, आयरोरैक, तो हिंद महासागर के तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना 5 मार्च 1977 को हुई थी। इसका मुख्यालय मॉरिशस में है। सदस्य देश 21 है, भारत इसका सदस्य देश है। और यह संगठन 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मध्य परस्पर आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देता है। तो G7, तो विकसित देशों का समूह है। G7 1975 में अस्तित्व में आया। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान, इन लोगों ने मिलकर 1976 में कनाडा और इटली भी सदस्य बना। तो 1977 में रूस भी शामिल हो गया, तब यह G8 हो गया। 2014 में क्रीमिया एक मुद्दा है, रूस यूक्रेन विवाद का यही मुद्दा कारण था। इस मुद्दे पर रूस ने G8 से हट गया और वर्तमान में जो बच गया वही G7 ग्रुप है। कनाडा और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान G7 के सदस्य देश है। 2022 में सम्मेलन जो हुआ था जर्मनी में हुआ था। G15, तो विकासशील देशों का समूह है। G15 15 विकासशील देशों। G20, तो G20 क्या है? G20 विकसित और विकासशील देशों का समूह है। स्थापना 1997 में हुई थी। इसका सदस्य देश भारत इसका सदस्य देश है G20 का। और भारत में ही 2023 में इसका आयोजन भी हुआ था। 2023 में भारत में इसका आयोजन हुआ था। G77, तो विकासशील देशों का समूह है G77। तो ब्रिक्स की स्थापना 2009 में। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2009 में। 5 देश मिलकर, पहले 4 देश मिले, फिर 5 देश मिला। साउथ अफ्रीका शामिल हुआ। तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, 4 देशों के द्वारा 2009 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। 2009 में पहला सम्मेलन रूस की आके 3 वर्ग में आयोजित किया गया और 11वां देश या 10वां देश इंडोनेशिया बना है। अभी तक 10 देश है, यहाँ पे 11वां दे रहा है, तो 11वां देश मान के चलते इंडोनेशिया बना है। ये लेटेस्ट देश इंडोनेशिया बना है। NDB, अभी तक तो शायद 10 देश है, इंडोनेशिया 10वां देश बनाएगा। के साथ सऊदी अरब अभी UAE शायद इस पर हस्ताक्षर नहीं किया, इसलिए इंडोनेशिया 10वां देश होगा। यहाँ पे 11वां दिया है, मतलब लेटेस्ट देश इंडोनेशिया बना है ब्रिक्स का। 2010 में दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में जो आयोजन हुआ था उसमें साउथ अफ्रीका इसका सदस्य देश बन गया था। NDB, तो नेशनल डेवलपमेंट बैंक, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में हुई थी। क्यों? तो यह ब्रिक्स के देशों का ही बैंक था NDB। इन लोगों ने मिलकर ही NDB की स्थापना करी थी। क्यों? तो भाई NDB के जो सदस्य देश है, कभी किसी देश में आपातकाल पड़ गया या कुछ समस्या विघटित हो गई, पैसे की जरूरत पड़ गई, तो उसके लिए इन लोगों ने एक बैंक स्थापित किया और बोला कि इसमें पैसा रहेगा और हम लोग जमा करेंगे। किसी भी गरीब देश या किसी भी देश को जरूरत पड़ेगा तो यहाँ से हम लोग अगर आपात की स्थिति आती है तो पैसा ले सकते हैं। इसके लिए इन लोगों ने, ब्रिक्स वाले देशों ने NDB की स्थापना कर ली। भारत इसका मुख्य देश के रूप में इसमें उभर रहा है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना शंघाई चीन में हुई थी। SCO, तो शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन, SCO शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन, शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में। शंघाई में सदस्य देश 10 है। 10वां देश बेलारूस है, सचिवालय बीजिंग में है। आसियान, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह है आसियान, यही है। स्थापना 1967 में हुई थी। मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। 11 देश है और 11वां देश पूर्वी तिमोर है। अन्य देश में ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार और मलेशिया है। सार्क की स्थापना तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का स्थापना 1985 में हुई थी। पहला सम्मेलन ढाका में हुआ था। मुख्यालय काठमांडू में। सदस्य देश 8 है। तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव सार्क के सदस्य थे। 2007 में अफगानिस्तान 8वां सदस्य देश बना था। 2014 में काठमांडू में बैठक का आयोजन हुआ। 2016 में पाकिस्तान में होना था, लेकिन उड़ी हमले के कारण इसे रद्द कर दिया गया। साप्टा, तो सार्क के द्वारा 1993 में इस साप्टा को प्रारंभ किया गया। तो यह खत्म हुआ इकोनॉमिक्स पूरा।